जब तीनों कबीले नीलामी घर के प्रवेश द्वार से निकलने लगे तो संबंधित कबीले के नेता बनावटी मुस्कान और अप्रिय हंसी दे रहे थे। जैसे ही वे एक दूसरे की नजरों से ओझल हुए, उनके चेहरों पर दुश्मनी और उपहास का भाव दिखाई दिया। तीनों कबीले हॉल से बाहर निकलते समय घमंड से भरे हुए थे और जब भी वे गुजरते, लोग जल्दी से किनारे हट जाते। वो तांग शहर में वस्तुतः कोई अन्य शक्ति नहीं थी जो तीन महान कबीलों का मुकाबला कर सकती थी। एक बार फिर जियाओ झान ने आधे मन से पास के एओ बापा से कुछ शब्द कहे। अचानक जियाओ झान की हरकतें सख्त हो गई और उसके कदम रुक गए। जियाओ झान की हरकतों को देखते हुए सभी ने अपनी निगाहें उसकी दृष्टि की रेखा पर घुमाई और उनके शरीर थोड़े कांपने लगे। यहां तक कि जीलीबी और एओ बापा के चेहरे भी थोड़े बदल गए। हॉल के दूसरे प्रवेश द्वार पर तीन आकृतियां धीरे धीरे बाहर निकली। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से प्राइमर ऑक्शन हाउस का मुख्य नीलामीकर्ता याफी था। नीलामी के नियमित ग्राहक होने के नाते जियाओ झान और अन्य सभी इस महिला का असली चेहरा जानते थे। हालांकि ये महिला आमतौर पर मुस्कुराहट से भरी हुई दिखती है, लेकिन सभी जानते थे कि ये महिला वास्तव में बहुत घमंडी थी। पहले एओ बापा उसे भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन उन्हें सीधे तौर पर असाधारण रूप से विनम्र मना कर दिया गया था। इस घटना से लोगों को समझ में आ गया कि इस महिला के साथ उसके बाहरी रूप के विपरीत घुलना मिलना आसान नहीं था। हालांकि आज ये घमंडी महिला अपने सामान्य स्वभाव के विपरीत सम्मानपूर्वक मेहमानों का मार्गदर्शन कर रही थी। ये वास्तव में जियाओ झान और अन्य लोगों को आश्चर्यचकित कर गया। आंखें झपकते हुए जियाओ झान और अन्य लोगों की नजर एक बार फिर पीछे की ओर चली गई और उनके चेहरे बदलते रहे। तीन लोगों के समूह के पीछे नीलामी के कीमियागर बुजुर्ग गुनी मुस्कुरा रहे थे और एक रहस्यमय काले हुड वाले व्यक्ति के कानों में कुछ शब्द कह रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव था, इतना कि चापलूसी का निशान देखा जा सकता था। अगर याफी के विनम्र रवैये ने जियो झान और अन्य लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था, तो गुनी के रवैये ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। वो तान शहर के सर्वोच्च रैंक वाले कीमियागर के रूप में आमतौर पर केवल 3 कबीले के मुखिया ही उनसे मिल सकते थे। जब वे मिलते थे तो वे सम्मानजनक होते थे और थोड़ी सी भी असभ्यता करने की हिम्मत नहीं करते थे। दूसरे दर्जे के कीमियागर के रूप में गुनी ने कीमियागर होने का गौरव बनाए रखा। जब वो बोलते थे तो वे उदासीनता से बोलते थे, जिससे दूसरे उनका और भी अधिक सम्मान करते थे। लेकिन इस तरह के व्यक्ति ने अपनी चापलूसी भरी मुस्कान को छिपाने की कोशिश किए बिना ही अप्रत्याशित रूप से इतना सम्मान दिखाया। वो व्यक्ति जिसका वह पक्ष जीतने की कोशिश कर रहा है, ये व्यक्ति कौन हो सकता है? ये दृश्य चौंका देने वाला था। अंत में उनकी निगाहें धीरे धीरे केंद्र की कालिलबादी वाली आकृति पर चली गई। छायादार आकृति के मोटे कद को देखते हुए जियो झान ने अपने मन में उत्सुकता से सोचा, ये व्यक्ति कौन है? कोई ऐसा व्यक्ति जो प्राइमर ऑक्शन हाउस के सबसे महत्वपूर्ण लोगों को सम्मानपूर्वक विदा करवा सके। इस स्तर का व्यक्ति वो तान शहर में किस लिए आएगा? अपने कुछ सूखे होठों को चाटते हुए जियाओ झान ने बाएं से दाएं देखा और पाया कि जिया लीबी और एओबा पा भी उत्सुक और हैरान थे। तीनों आने वाले लोगों की ओर उम्मीद से अपनी आंखें उठाते हुए जियाओ झान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। 2 कदम आगे बढ़ा और मुस्कुराया। लेडी याफी, गुनी एल्डर, हाँ, आप दोनों को एक साथ देखना वाकई दुर्लभ है। जब याफी और गुनी पहले बाहर आए तो दोनों ने कबीले के नेताओं को पहले ही देख लिया था। जियाओ झान को बोलने के लिए बाहर आते देखकर उनकी हरकतें अभी भी वैसी ही थी, लेकिन काले लबादे वाले व्यक्ति के रुकने के बाद ही उन्होंने राहत की सांस ली। हाँ, हम एक अनमोल मेहमान को विदा कर रहे हैं, बस इतना ही। याफी हल्के से हंसी। ओह, हाँ। जिया लीबी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी।
कुछ ही देर बाद उसकी नजर याफी से हटकर काले हुड वाले व्यक्ति पर गई और उसने विनम्रता से पूछा, हाँ हाँ, मुझे नहीं पता कि ये मिस्टर भीवू तांग शहर से है। हाँ, तुम मुझे कुछ अपरिचित लग रहे हो। खांसी, जिया लाई कबीले के बुजुर्ग, ये मिस्टर प्राइमर ऑक्शन हाउस के अनमोल मेहमान हैं। गुनी बुजुर्ग की भौहें सिकुड़ गई और उन्होंने खांसकर जिया लाई बी को चेतावनी दी कि वो लापरवाही से सवाल न पूछे। गुनी बुजुर्ग की चेतावनी भरी आवाज सुनकर जिया लाई बी का रंग थोड़ा बदल गया और उसने खुद से फुसफुसाया, गुनी बुजुर्ग भी इतना डरपोक व्यवहार करते हैं? इस व्यक्ति की पहचान क्या है? जिया लाई बी को जिस तरह से चतुराई से जवाब दिया गया, उसे देखकर जियो झान ने जो कुछ भी कहना था उसे निगल लिया। गुनी के सतर्क रुख को देखते हुए ये काले हुड वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से उनसे अस्तित्व के एक बिल्कुल अलग स्तर पर था। इस समय उसके पास थोड़ा हंसने और फिर चतुराई से पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आप जियो कबीले के जियो झान हैं, है ना? जब जियो झान पीछे हटने ही वाला था तो चुपचाप काले लबादे वाले व्यक्ति ने अचानक सुस्त स्वर में पूछा। इस बुजुर्ग आवाज को सुनकर जियो झान ने कुछ देर तक खाली देखा। कुछ देर बाद वो झिझका और फिर सिर हिला दिया। मैंने सुना है कि आपके कबीले के युवा गुरु ने नोवे डुआन क्यूई में छलांग लगाने के लिए इस फाउंडेशन अमृत पर भरोसा किया। हाँ, ये वास्तव में मुझे विस्मय में डालता है। काले लबादे वाला व्यक्ति उदास होकर हंसा। इस तरह के विनम्र व्यवहार से मिलते हुए जियाओ झान को अपने दिल में खुशी महसूस हुई और वह मुस्कुराया। मेरे बेटे की किस्मत अच्छी है। बेफिक्र तरीके से अपने हाथों को हिलाते हुए काले लबादे वाला व्यक्ति मुस्कुराया। भाग्य भी किसी की शक्ति का हिस्सा है। भविष्य में अगर कभी मौका मिला तो मैं उससे मिलना चाहूंगा। शायद वो एक कीमियागर भी बन जाए। कुछ हद तक स्तब्ध तरीके से जियाओ झान ऐसा लग रहा था जैसे वो समझ नहीं पाया कि बुजुर्ग क्या कह रहे थे। ठीक है, भविष्य में अगर कभी मौका मिला तो मैं आपके जियाओ कबीले को एक साथ सहयोग करने के लिए देखूंगा। मुस्कुराते हुए काले लबादे वाला व्यक्ति या फी और गुनी का सामना करने के लिए मुड़ा। मुझे भेजने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अभी भी कुछ काम करना है, मैं पहले निकलूंगा। बोलने के बाद जियाओ यान ने उनकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार नहीं किया और नीलामी घर से बाहर बड़े कदमों से चला गया। अपने चेहरे को एक अवर्णनीय तरीके से सहलाते हुए जियाओ झान ने अपना सिर घुमाया और वास्तव में याफी और गुनी को उसे घूरते हुए देखा। उनके चेहरे ईर्ष्या से भरे हुए थे। जियाओ कबीले के नेता, क्या आप उस बूढ़े मिस्टर को पहचानते हैं? याफी ने पूछा। मैंने उसे पहली बार देखा था। जियाओ झान ने मुस्कुराने की कोशिश की और याफी और गुनी की ओर घबराहट में अपना सिर हिलाया, जिनके चेहरे पर अजीब भाव थे। जियाओ परिवार धन्य हो गया है। गुनी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने फाउंडेशन एलिक्सिर पर एक नजर डाली जिसे जिया लीबी ने अपनी छाती से कसकर पकड़ रखा था, जैसे कि वे कीमती खजाने हों, और उदासीनता से कहा, उन चीजों को उसने परिष्कृत किया था। जो कहा गया था उसे सुनकर तीनों परिवार के मुखियाओं के चेहरे बेतहाशा बदल गए। थोड़ी देर के बाद जियाओ झान का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि काली टोपी वाला बुजुर्ग कीमियागर होगा। गुनी के पिछले रवैये को देखते हुए यह स्पष्ट था कि बुजुर्ग गुनी से भी कहीं अधिक उच्च रैंक का कीमियागर था। यदि दूसरे दर्जे का कीमियागर उन्हें विनम्र बना सकता है, तो तीसरे या चौथे दर्जे का कीमियागर क्या करेगा? हे भगवान, उसके कबीले के पास इस तरह के वरिष्ठ से मिलने की योग्यता भी नहीं थी। हमें इस बार बहुत लाभ हुआ है। उस काले टोपी वाले व्यक्ति ने भविष्य में सहयोग करने की पेशकश की थी। उस समय को याद करते हुए जियो झान की दोनों आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने अनजाने में खुद से बड़बड़ाया। एक तरफ उनके सदमे के बाद जिया लीबी और एओ बापा की आंखें ईर्ष्या से चमक उठीं जैसे कि वे खरगोश की आंखों की तरह हों। टीएल, खरगोश की आंखें लाल है, लाल आंखें ईर्ष्या। नीलामी घर से निकलकर
जियाओ यान कुछ देर तक सड़कों पर घूमता रहा। जब उसने देखा कि उसके आसपास ज्यादा लोग नहीं हैं, तो वो पास की एक गली में घुस गया। अपना काला लबादा उतारते हुए जियाओ यान ने बड़बड़ाते हुए कहा, गुरुजी, आपने मुझे वहां लगभग बेनकाब कर दिया था। है, मैंने अभी जो किया, क्या यही तुम्हारा दिल भी नहीं चाहता था? सादे काले रंग की अंगूठी से याओ लाओ की हंसी गूंज उठी। इन शब्दों से जियाओ यान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। लेकिन यह सच था कि उसे अपने पिता के प्रति थोड़ा खेद महसूस हुआ। 2 बार उसने कुछ उत्पादों की नीलामी की थी और इस तरह 2 बार उसने जियाओ झान से पैसे ऐंठे थे। उसने लबादा गटर में फेंक दिया, फुसफुसाते हुए, मैं भविष्य में जियाओ कबीले के साथ सहयोग करने का अवसर ढूंढकर उसकी भरपाई करूंगा। इससे उसे थोड़ा मुआवजा मिल जाएगा। हाथ में बेशकीमती सामग्री लेकर जियाओ यान ने उन्हें अपनी छाती के अंदर ठूंस लिया। गली से बाहर निकलने के बाद वो लगभग जियो कबीले के निवास पर वापस उड़ गया। चूंकि जियो झान और कंपनी अभी तक वापस नहीं आए थे, इसलिए जगह खाली सी लग रही थी। गेट पर मौजूद गार्ड जियो कबीले के सुपरडुपर प्रतिभाशाली युवा स्वामी को देखकर उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाए। उनके व्यवहार को देखकर युवा स्वामी ने एक मुस्कान बिखेरी और फिर अंदर भाग गया। एक जोरदार दौड़ के साथ जियो यान अपने कमरे में पहुंचा और अपनी छाती से सामग्री निकाली। उसने सामग्री को ऐसे संभाला जैसे कोई उसे संभाल कर रखता हो। अपने हाथ को कप के आकार में मोड़कर उसने उन्हें बाहर निकाला और मेज पर रख दिया। पहला पौधा एक मुरझाया हुआ पीला पौधा था, जिसके 5 काले काले पत्ते थे। वो इंक्लिफ लोटस था। प्रत्येक पत्ता 10 वर्ष की आयु का प्रतिनिधित्व करता था। सांप का जहर फलगोल और लगभग आधी मुट्ठी जितना बड़ा था। अगर गहरे हरे रंग के फल को नाक के नीचे रखा जाता तो एक मीठी और खट्टी तीखापन की गंध आती। सांप के जहर का फल काफी दुर्लभ था, जो केवल 5वें रैंक या उससे ऊपर के सांप जादुई जानवरों की मांद के पास पाया जाता था। सांप के साथ फल के जुड़ाव के कारण फल का ठंडा यिन तत्व प्रचुर मात्रा में था और परिणाम स्वरूप फल को अक्सर दवा के प्रभावों के लिए मध्यस्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। टीएल यिन और यांग। यिन अंधेरा पक्ष है। स्पिरिट गैदरिंग ग्रास ज्यादातर सामान्य घास की तरह दिखने के बावजूद सिरों पर एक छोटी पीली रोशनी थी। रोशनी जितनी मजबूत होगी, घास की ऊर्जा उतनी ही शुद्ध होगी। रैंक 2 वाटर एट्रीब्यूट मैजिक कोर का रंग गहरा नीला नीला था। जब इसे टेबल पर रखा गया तो इसने न केवल आसपास की हवा को नमी दी, बल्कि टेबल को भी भिगो दिया। कहने की जरूरत नहीं है, कोर की जल संपत्ति स्पष्ट थी। एक बार फिर से सामग्री पर नजर डालने के बाद जियाओ यान ने अधीरता से पूछने के लिए धीमी आवाज का इस्तेमाल किया, शिक्षक, सभी सामग्री मौजूद है, क्या हम शोधन शुरू कर सकते हैं? तुम इतने अधीर क्यों हो? ऐसा नहीं है कि सामग्री में पैर उगाएंगे और भाग जाएंगे। रिफाइनिंग करते समय हमें रोका नहीं जा सकता। अभी भी रोशनी है। क्या होगा अगर किसी संयोग से कोई अंदर आ जाए और हमें रोका जाए? कोई मेरे बारे में जान जाएगा और सामग्री बर्बाद हो जाएगी। रिंग के भीतर याओ लाओ ने कहा, रात में रिफाइन करना बेहतर है। ये शब्द सुनकर जियाओ यान ने निराश होकर अपना सिर हिलाया और एक आह भरी। वो सामग्री को अलमारी में छिपाने, अपने बिस्तर पर लेटने और रात होने का इंतजार करने के अलावा और क्या कर सकता था? लगभग आधे घंटे तक लेटे रहने के बाद उसका दरवाजा अचानक धमाके के साथ खुला। सेक्सी, पतली टांगों वाली एक जोड़ी अंदर आई। पता चला कि ये जियाओ यू थी। उसने कमरे को स्कैन किया और देखा कि जियाओ यान झपकी ले रहा था। उसने ठंडे अंदाज में कहा, युवा मास्टर, रात का खाना खुद नहीं खाया जा रहा है। क्या आपको कोई निमंत्रण या कुछ मिलने की उम्मीद है? जियाओ यान के झपकी लेने की स्थिति से पूरी तरह सतर्क होने की प्रक्रिया में बमुश्किल एक पल लगा। बिस्तर पर सीधा बैठे हुए उसने जियाओ यू को चकित होकर देखा
और काफी देर बाद उसे ठंडा पसीना आ गया। लानत है, लानत है। अच्छा हुआ कि शिक्षक ने कुछ समय पहले शोधन प्रक्रिया शुरू नहीं की। ये कुतिया। क्या होगा अगर स्थिति के बारे में सोचते हुए जियाओ यान का दिल कांप उठा। कोई उसके गले से घूंट की गूंज सुन सकता था। हालांकि जियाओ यू पर नजर डालने के बाद उसे अंदर से गुस्सा उबलता हुआ महसूस होने लगा। उसके मुंह के कोने फड़कने लगे और फिर जियाओ यान ने एक लंबी सांस ली। आखिरकार शांत हो गया। जहां तक कुछ समय पहले उसे महसूस होने वाले डर की बात है, वो क्रोध में बदल गया। बेवकूफ! क्या तुम जानते हो कि शिष्टाचार क्या होता है? क्या तुम अंदर घुसने के लिए काफी होशियार हो, लेकिन दस्तक देने के लिए बहुत मूर्ख हो? तुम्हारी परवरिश कहाँ हुई है? ये पहली बार था जब जियाओ यू ने बाहरी रूप से उग्र जियाओ यान को देखा, और परिणाम स्वरूप वो केवल एक बेवकूफ की तरह देख सकती थी। उसके मौखिक दुर्व्यवहार की धारा ने उसके आकर्षक चेहरे को राख कर दिया, और उसी समय उसने अपना चांदी का दांत काट लिया। फिर सेक्सी पैरों की जोड़ी ने सीधे जियाओ यान की ओर बढ़ते हुए वास्तव में हमला किया। छोटे कमीने, मैंने तुम्हारा दरवाजा नीचे गिरा दिया। तो क्या हुआ? अब से मैं इसे हर दिन नीचे गिराऊंगी। जियाओ यू ने उस पर हमला किया। उसे सबक सिखाने के लिए जियाओ यान का चेहरा भी राख हो गया। उसने अपनी हथेली उठाई और उसे जकड़ लिया। वैक्यूम पाम। एक मजबूत चूषण बल जियाओ यान की हथेली की ओर बढ़ा, जिससे हमलावर, जो बिस्तर के ठीक सामने रुकने का प्रयास कर रहा था, उसके ऊपर गिर गया। नॉड वन डू क्यूई प्राप्त करने के बाद जियाओ यान की वैक्यूम पाम की चूषण शक्ति काफी हद तक बढ़ गई। कुछ दिनों पहले किसी व्यक्ति के शरीर के वजन को हिलाना बस अकल्पनीय था, लेकिन अब यह काफी संभव था। हालांकि जियाओ यान प्रभावकारिता में वृद्धि से थोड़ा हैरान था, लेकिन यह भावना लंबे समय तक नहीं रही और जल्दी ही आक्रोश में बदल गई। अपने शरीर को घुमाकर वो सेक्सी पैरों की जोड़ी को वश में करने में कामयाब रहा, और कुछ ही देर बाद उसने बेरहमी से अपने नितंबों को उसके सपाट और चिकने जेड जैसे पेट पर दबाया, और फिर जल्दी से अपने दोनों हाथों को दबाने के लिए नीचे झुका। जियाओ यान के साथ खुद को एक बार फिर से इस तरह की शर्मनाक मुद्रा में पाकर जियाओ यू को थोड़ा झटका लगा। एक पल के बाद वो आकर्षक चेहरा सबसे आकर्षक अंदाज में लाल हो गया और एक हिंसक संघर्ष शुरू हो गया। जियाओ यू ने एक बार फिर अपने चांदी के दांत को काटा, गुस्से में गाली देते हुए, छोटी कमीनी, चली जाओ। अपनी दोनों हथेलियों को जगह पर रखने के संघर्ष के कारण जियाओ यान को भी काफी थकान महसूस हुई। एक और मुकाबले की शुरुआत में उसने अचानक रास्ता दिया और जियाओ यू की हथेली खींच ली, जिससे वो पलट गई। पलटने के बाद जियाओ यू की पीठ झुक गई और उसके लंबे पैर बिस्तर पर फैल गए, लेकिन जियाओ यान उन्हें देखने के मूड में नहीं था। उसने अपने दांत पीसते हुए एक हाथ ऊपर उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे की ओर थप्पड़ मारा। पा! कमरे के अंदर तीखी आवाज गूंजी और फिर गुमनामी में चली गई। क्या तुमने अभी तक सबक सीखा है? पहले दस्तक दिए बिना मेरे कमरे में प्रवेश मत करना। खाने की मेज पर जियाओ यान ने अपने सामने बैठे क्रूर खाने वाले पर एक टेढ़ी नजर डाली। जैसे ही जियाओ यू ने खाना खाया, उसके चांदी के दांत चटकने की आवाज करने लगे। अपने होठों को सिकोड़ते हुए जियाओ यान को पहले की अजीबोगरीब लेकिन शानदार अनुभूति याद आ गई, और उसके दाहिने हाथ की उंगलियां उसकी हथेली के खोखले हिस्से को सहलाने से खुद को रोक नहीं पाई। उसके सामने बैठी जियाओ यू, जो पूरे समय जियाओ यान को दुर्भावनापूर्ण तरीके से घूर रही थी, ने उसकी हरकतें देखी और उसका आकर्षक चेहरा फिर से लाल हो गया। जियाओ यू को अपने दांत पीसते हुए अजीब तरह से देखते हुए और फिर पास में जियाओ यान के लापरवाह रवैये को देखते हुए जुनेर ने संदेह में अपनी भौहें सिकोड़ ली। इसके तुरंत बाद उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे अपने सामने रखे खाने को निगल लिया। जियाओ यान की नजर जियाओ यू से हटकर जियाओ निंग के शरीर पर रुक गई। इस समय
जियाओ निंग का चेहरा खुशी से भर गया था। उसके मुंह की वक्रताएं उसके चेहरे के आधे हिस्से तक फैली हुई थी। मेज के किनारे पर हल्के से उंगलियां थपथपाते हुए जियाओ यान दूसरों की बदकिस्मती पर खुश होते हुए अपने आप से सोचने लगा, इस आदमी को पहले ही फाउंडेशन अमृत मिल जाना चाहिए था, है ना? उसे पता नहीं है अमृत का 8वें डुआन क्यों या उससे ऊपर के लोगों पर ज्यादा असर नहीं होता। खुद पर हंसते हुए जियाओ यान की नजर कुछ उबाऊ अंदाज में आसपास के माहौल पर पड़ी। अपने मुस्कुराते पिता को देखते हुए उसका दिल हैरान था। पारिवारिक सामूहिक भोज, क्या ये केवल कुछ छुट्टियों के दौरान ही नहीं होता है? आज के लिए इतना उत्सव मनाने की क्या बात है? क्या यह हो सकता है कि फाउंडेशन अमृत खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च करना जश्न मनाने लायक घटना है? अपनी कल्पना को बेकाबू होने देते हुए जियाओ यान को स्वाभाविक रूप से यह नहीं पता था कि यह पारिवारिक सामूहिक भोज रहस्यमय काले लबादे वाले व्यक्ति द्वारा कहे गए उन शब्दों के कारण था, जिसमें उसने कहा था कि अगर कभी मौका मिला तो जियाओ कबीले के साथ सहयोग किया जाएगा। दूसरे दर्जे या उससे ऊंचे कीमियागर के साथ मिलकर काम करने से उन्हें इतना मुनाफा होता कि ज्यादातर लोगों की आंखें ईर्ष्या से लाल हो जाती। ये भी संभव था कि परिवार इस तरह से रैंक में ऊपर उठ सकता था, दूसरे 2 महान परिवारों से ऊपर उठ सकता था। इस प्रकार यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हमेशा की तरह स्थिर और शांत पिता इतने खुश होंगे, और उन कई अन्य बुजुर्गों के लिए वे और भी ज्यादा खुश थे। कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। उनकी आधी बंद बूढ़ी आंखों को देखकर यह स्पष्ट था कि आसमान से बरसा ये सौभाग्य उन्हें कुछ हद तक चकित कर रहा था। सामूहिक भोजन में उत्सव का माहौल धीरे धीरे फीका पड़ गया, और अपने पिता की विदाई की लहर को देखकर जियाओ यान तुरंत अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। फिर वो हॉल से बाहर भागा और सीधे अपने कमरे में चला गया। जियाओ यान के जाने के कुछ समय बाद जियाओ यू ने अपने दांत भींचे और उसका पीछा किया, लेकिन उसे एक भी परछाई नहीं मिली। असहाय, वो केवल घृणा में अपने पैर पटक सकती थी और क्रोध से भरे दिल के साथ चली गई। अपने कमरे में वापस आकर और अपने निजी अनुभव से कठिन तरीके से सीखकर जियाओ यान ने याओ से दवा को तुरंत परिष्कृत करने के लिए नहीं कहा। दरवाजा और खिड़की बंद करने के बाद वो आलस से अपने बिस्तर पर लुढ़क गया और उलझन महसूस करते हुए सो गया। देर रात जब सभी सो गए थे, बिस्तर पर लेटे हुए जियाओ यान ने अपनी दोनों आंखें खोली। वो उत्सुकता से बिस्तर से कूद गया और अलमारी से छिपी हुई सामग्री निकाली। उन्हें सावधानी से मेज पर रखते हुए उसने अपना सिर घुमाया। भूत याओ लाओ की ओर देखते हुए, जो जमीन से 1 फीट ऊपर तैर रहा था, जियाओ यान ने धीरे से पूछा, गुरु, अब आप तैयार हैं, है ना? आखिरकार आपने थोड़ा सावधान रहना सीख लिया है। गोलियों को परिष्कृत करने के लिए बेहद शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। अगर मैं परेशान हुआ तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। अभी मुझे कोई प्रतिशोध क्षति महसूस नहीं होगी, लेकिन बाद में जब आप कीमिया सीखना शुरू करेंगे, अगर आप लापरवाह बने रहेंगे तो मुझे डर है कि आप अपनी छोटी सी जिंदगी को जल्द ही खो देंगे। याओ लाओ मेज के एक तरफ चला गया और अपनी भूतिया हथेली से हर सामग्री को धीरे से छुआ। अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए उसकी आवाज में थोड़ी गंभीरता थी। शर्म से अपना सिर नीचे करते हुए जियाओ यान ने निर्देश प्राप्त करते समय अपना सिर खुजलाया। जियाओ यान की आज्ञाकारिता को देखने के बाद ही याओ लाओ ने राहत की सांस ली। उसने उदास होकर अपनी हथेलियां फैलाई और एक सफेद लौ फूट पड़ी। अपनी आत्मा की धारणा के साथ लगातार आग के तापमान को नियंत्रित करते हुए याओ लाओ ने खाली समय का फायदा उठाया और जियाओ यान पर एक नजर डाली, जो याओ लाओ की हथेली में आग को उत्सुकता से देख रहा था। थोड़ा हिचकिचाते हुए याओ लाओ ने धीरे से फुसफुसाया, अधिकांश कीमियागरों की रैंक उनकी लौ के रंग से पहचानी जा सकती है। साधारण कीमियागरों की लपटें हल्के पीले रंग की होती है। जैसे जैसे उनकी रैंक बढ़ती है, लौ का रंग गहरा होता जाता है और लौ की ताकत बढ़ती जाती है।
जो कहा गया था उसे सुनकर जियो यान ने पलकें झपकाई, याओ लाओ के हाथों में लौ की ओर इशारा किया और पूछा, तो गुरुजी, आपकी लौ सफेद क्यों है? हाँ, मैंने पहले जो कहा था वो आमतौर पर देखी जाने वाली कीमियागर लपटों के लिए था। हालांकि कीमियागर मंडली के भीतर लौ के उत्प्रेरक के रूप में डू क्यूई पर निर्भर होने के अलावा एक और तरीका भी है। याओ लाओ गर्व के भाव से मुस्कुराया। यानी लौ उधार लेना। लौ उधार लेना? वे अपरिचित शब्द नहीं थे। वो समझ गया कि प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ है, लेकिन जियाओ यान उलझन में था। गोलियों को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक लौ को कोई कैसे उधार ले सकता है? हाँ, लौ उधार लेना। अपना सिर हिलाते हुए याओ लाओ ने हंसते हुए कहा, इस असीम दुनिया के भीतर कुछ स्वर्ग और पृथ्वी स्वर्गीय लपटें मौजूद हैं। शायद लौ आकाश से गिरे उल्का के भीतर से आई हो, या शायद ज्वाला ज्वालामुखी की गहराई से आई हो, जो लावा द्वारा सैकड़ों हजारों वर्षों में गढ़ी गई हो। इन स्वर्गीय लपटों की शक्ति डू क्यूई के माध्यम से बनाई गई लपटों की शक्ति से कई गुना अधिक है। इन ज्वालाओं से गोलियों को परिष्कृत करने से दवा की प्रभावशीलता भी बढ़ सकती है। केवल ये स्वर्ग और पृथ्वी की स्वर्गीय ज्वालाएं अत्यधिक हिंसक है और शायद ही कभी मिलती है, और अगर आप एक को देख भी लेते हैं तो उसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल होता है। बहुत से कीमियागर इन स्वर्गीय ज्वालाओं की खोज में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं और फिर भी एक को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। आखिरकार एक स्वर्गीय ज्वाला को नियंत्रित करने के लिए आपको ज्वाला को अपने शरीर में लाने की आवश्यकता होती है। हालांकि ज्वाला की प्रकृति बेहद विनाशकारी होती है, यहां तक कि जादुई सोने का हीरा, जो सबसे कठोर धातुओं में से एक है, स्वर्गीय ज्वाला की गर्मी और आपके नाजुक मानव शरीर को समाहित करने में असमर्थ है। आप खुद को जिंदा जला लेंगे। इसलिए केवल बहुत कम भाग्यशाली विजेता ही संयोग से थोड़ी मात्रा में स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत कर पाते हैं। एक बार जब ज्वाला शरीर से जुड़ जाती है तो इस प्रकार के लोग बिना किसी अपवाद के कीमियागर दुनिया के भीतर असाधारण प्रतिभा वाले लोग होते हैं। बहुत देर तक स्तब्ध रहने के बाद जियाओ यान ने अपने होंठ चाटे। उसकी नजर याओ लाओ की हथेली में सफेद लौ को ध्यान से देख रही थी और उसे हल्की सी बर्फ जैसी ठंडक महसूस हो रही थी। शिक्षक की लौ जरूर एक तरह की स्वर्गीय लौ होगी, है ना? जियाओ यान ने पूछा। हे। अपनी लौ को ऊपर उठाते हुए याओ लाओ के चेहरे पर हल्की चमक आ गई। आंखें चमकती हुई वो बोला, डू क्यूई मुख्य भूमि के कीमियागर समाज में ज्ञात स्वर्गीय लपटों को स्वर्गीय लपटों की रैंकिंग में स्थान दिया गया है। कुल 23 प्रकार है और मेरी लौ 11वें स्थान पर है, जिसे हड्डी को ठंडा करने वाली लौ के रूप में जाना जाता है। इस तरह की स्वर्गीय लौ हर 100 साल में ही दिखाई देती है, जब ग्रहण अत्यधिक ठंड और अत्यधिक यिंग के बीच में होता है। हड्डी को ठंडा करने वाली लौ? बिना पलक झपकाए जियाओ यान ने उस उभरती हुई सफेद लौ को देखा और धीरे से खुद से बड़बड़ाया। हड्डी कंपाने वाली लौ प्राप्त करने के लिए मैंने 8 साल तक बिना रोशनी वाली जगह पर इंतजार किया था, और जब आखिरकार लौ को आत्मसात करने का क्षण आया तो मेरी सारी तैयारियों के बावजूद मैं लगभग जलकर राख हो गया था। याओ लाओ ने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। उसके सामान्य रूप से शांत चेहरे पर एक दुर्लभ डर देखा जा सकता था। ऐसा लगता है कि उस मुठभेड़ ने उस पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। हालांकि ये बेहद खतरनाक था, लेकिन अंत में हड्डी कंपाने वाली लौ प्राप्त करने के बाद ये सब इसके लायक था। याओ लाओ ने गर्व से घोषणा की और अपने हाथ की हथेली में सफेद लौ को लहराया, जैसे कि इसे एक बड़ी भीड़ को दिखा रहा हो। फिर वो मुस्कुराते हुए विस्तार से बताते हुए आगे बढ़ा, एक स्वर्गीय लौ के साथ आप न केवल बेहतर गुणवत्ता की गोलियां परिष्कृत कर सकते हैं, बल्कि जब एक ही स्तर के दुश्मन का सामना करना पड़ता है तो वो आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये सुनकर जियो यान ने उस उग्र फीकी सफेद लौ को देखा। उसका चेहरा ईर्ष्या से भर गया। जियाओ यान के चेहरे पर ईर्ष्या भरी नजर देखकर
याओ लाओ ने एक कुटिल भाव के साथ हंसी निकाली। उसने कहा, स्वर्गीय ज्वाला जैसी कोई चीज अभी भी तुम्हारे लिए बहुत दूर है। अभी के लिए तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा जितनी जल्दी हो सके एक डूजे बनना चाहिए। पछतावा महसूस करते हुए जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। वो केवल अस्थायी रूप से उस लार को वापस खींच सकता था जो स्वर्गीय ज्वाला के लिए उसकी लालसा के कारण बनी थी, और खुद को वास्तविकता का सामना करने के लिए वापस खींच सकती थी। जियाओ यान को अपने होश में आते देखकर याओ लाओ हल्के से मुस्कुराया। उसके हाथ के केंद्र में सफेद लौ जलती रही और हवा में उड़ने के लिए कुछ लपटें निकल गई, जो कुछ ही देर बाद खत्म हो गई। एक सूखे हाथ ने स्याही पत्ती वाले कमल के डंठल को उठाया और धीरे से उसे लौ में गिरा दिया। जैसे ही स्याही पत्ती वाला कमल हड्डी को ठंडा करने वाली लौ के संपर्क में आया, वो तुरंत एक स्याही काले तरल के रूप में जल गया, जो लौ के भीतर घूमता रहा, जिससे उसकी छिपी हुई चमक प्रकट हुई। सफेद लौ और भी तेज होती गई। फिर भी जियाओ यान ने देखा कि अजीब तरह से सफेद लौ के चारों ओर की हवा ठंडी और ठंडी होती जा रही थी। याओ लाओ अपना सारा ध्यान अपनी हथेली के भीतर लौ के तापमान को नियंत्रित करने में लगा रहा था। अगर तापमान थोड़ा सा भी ज्यादा होता तो स्याही काला तरल वाष्पित होकर शून्य हो जाता। कुछ समय के लिए लौ के तापमान को एक निश्चित बिंदु पर बनाए रखने के बाद स्याही काले तरल के भीतर अचानक पीले रंग की अशुद्धता के धब्बे दिखाई दिए। अशुद्धता के पीले धब्बों को देखते हुए याओ लाओ ने आखिरकार थोड़ा सिर हिलाया। अपनी उंगली के एक हल्के झटके से पीले रंग के धब्बे इकट्ठा हुए और स्याही काले तरल के साथ तरल की एक छोटी गेंद में अलग हो गए और मुख्य शरीर से बाहर निकल गए। पीली अशुद्धियों को बाहर निकालने के बाद एक अन्य छोटी हल्की पीली अशुद्धियां दिखाई देने लगी। इसी तरह याओ लाओ ने इन अशुद्धियों को साफ किया। सफेद लौ जलती रही। उसके भीतर स्याही जैसा काला तरल, जो मूल रूप से आधा मुट्ठी बड़ा था, सिकुड़कर सिर्फ अंगूठे के आकार का रह गया था। सफेद लौ के केंद्र में गहरा काला तरल एक काले मोती की तरह शांत और रहस्यमयी रूप से घूम रहा था। जब स्याही पत्ती वाले कमल का पहला डंठल अंगूठे के आकार का हो गया तो याओ लाओ ने आखिरकार शांत करना बंद कर दिया। उसने बाकी 4 डंठलों को लौ में डालना जारी रखा, उन्हें शुद्ध तरल की 4 काले मोती जैसी गेंदों में शांत करना। हड्डी को ठंडा करने वाली लौ द्वारा शुद्धिकरण की लंबी अवधि के बाद तरल पदार्थ के 5 छोटे पिंड धीरे धीरे एक साथ जुड़ गए। विलय के क्षण में मात्रा काफी हद तक बढ़ गई। हालांकि एक पल बाद ये सिकुड़कर सिर्फ अंगूठे के आकार का रह गया। सफेद लौ में बहुत देर तक लौटने के बाद ऐसा लगा जैसे तरल पदार्थ के स्याह कालेपन के भीतर एक छोटी सी सफेद लौ नाचती हुई दिखाई दे रही हो। ये देखकर एक तरल गति में याओ लाओ ने जल्दी से मेज पर रखे सांप के जहर के फल को पकड़ लिया और उसे लौ में फेंक दिया। जैसे ही सांप के जहर का फल लौ में प्रवेश किया, ये एक गहरे हरे रंग के तरल पदार्थ में बदल गया, जिसमें बर्फीली हवा के निशान निकल रहे थे। गहरे हरे रंग के तरल पदार्थ से अशुद्धियों को हटाते हुए याओ लाओ ने धीरे धीरे गहरे हरे रंग के तरल पदार्थ को अब जलते हुए स्याही काले तरल पदार्थ से ढक दिया। जी अलग अलग विशेषताओं वाले 2 तरल पदार्थों के मिलने पर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी और भड़की हुई लौ के भीतर से एक सफेद धुएं जैसा गुबार उठने लगा। जैसे जैसे धुएं का गुबार धीरे धीरे कम होता गया, लौ के भीतर से एक खुरदरी गोली जैसी वस्तु बनने लगी। लगभग बनी हुई गोली को शांति से देखते हुए याओ लाओ ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। एक बार फिर उसने स्पिरिट गैदरिंग ग्रास और वाटर एट्रीब्यूट रैंक 2 मैजिक स्टोन को लौ में फेंक दिया। तरल में पिघलना, अशुद्धियों को दूर करना, एक साथ पिघलना, ये 3 प्रकार की क्रियाएं जटिल प्रक्रियाएं थी, जिनके लिए एक सावधानी पूर्वक प्रयास की आवश्यकता थी। फिर भी याओ लाओ ने उन सभी को पूरा करने में कामयाबी हासिल की, जैसे कि वे एक ही तरल गति हो।
एक बार भी रुके बिना। याओ लाओ की तीक्ष्ण और सटीक हरकतों को देखकर, यहां तक कि अल्केमिस्ट के तरीकों से अनजान जियाओ यान, जिसे अभी तक कला की मूल बातें भी समझ में नहीं आई थी, अपने दिल में याओ लाओ की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। स्पिरिट गैदरिंग ग्रास के साथ मैजिक स्टोन में मौजूद उग्र शक्ति को बेअसर करते हुए शुद्ध हल्के नीले रंग की ऊर्जा को गोली जैसी वस्तु में डाला गया, क्योंकि ये अभी भी बन रही थी। जब नीली ऊर्जा की आखिरी बूंद गोली में प्रवेश करती है, तो उबड़ खाबड़ दिखने वाली गोली जैसी वस्तु एक चिकनी और फिसलनदार आकार में वापस आ जाती है। गोली की सतह पर एक नीली चमक दिखाई देती है, जो इसे शानदार और भव्य दोनों बनाती है। हालांकि सभी चरणों को पूरा करने के बाद याओ लाओ वहां नहीं रुके। इसके बजाय उन्होंने अपनी हथेली के भीतर की सफेद लौ को बुझाने से पहले लगभग 10 मिनट तक लौ में गोली को गर्म किया। जब लौ बुझ गई, तो याओ लाओ ने अपने बाएं हाथ से मेज से जेड की बोतल को अपनी ओर खींचा और गहरे हरे और हल्के नीले रंग की गोलियों को बोतल में रख दिया। ओह! याओ लाओ ने जेड की बोतल को जियाओ यान की ओर फेंकते हुए उसके होठों से एक लंबी आह भरी। फिर उसने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, देखो। जेड की बोतल को सावधानी से स्वीकार करते हुए जियाओ यान ने उत्साहपूर्वक उसे अपनी नाक के नीचे लाया और उसे सूंघा। एक जाने पहचानी खुशबू उसके नथुनों में घुस गई, जिसने उसे ऊर्जा से भर दिया। बोतल के अंदर नीली हरी गोली को देखते हुए जियाओ यान की उत्कृष्ट आत्मा की अनुभूति ने उसे अस्पष्ट रूप से ये बता दिया कि ये क्यूई गैदरिंग पाउडर गुणवत्ता और प्रभावशीलता दोनों में नालन यानरान द्वारा पहले लाए गए पाउडर से बेहतर था। गोली को पकड़े हुए नालन यानरान के चेहरे और लहजे के बारे में सोचते ही जियाओ यान ने एक मजाकिया मुस्कान निकाली। अपना सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने गर्म जेड की बोतल को कसकर पकड़ लिया और जोर से सांस छोड़ी। 4 साल हो गए थे, अब वो अंततः एक बार फिर उस स्तर पर कदम रख सकता था। हालांकि जियाओ यान ने क्यूई गैदरिंग पिल प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसने तुरंत उसका सेवन नहीं किया, बल्कि उसने गहरी सांस ली और अपनी अधीरता को बलपूर्वक दबाया और खुद को आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटा लिया। जियाओ यान जानता था कि अगर वह अपनी वर्तमान स्थिति में डूजे बनने की प्रक्रिया शुरू करता है, तो विफलता की संभावना 70% से अधिक थी। हालांकि याओ लाओ आसानी से एक और क्यूई गैदरिंग पिल बना सकता था, लेकिन जियाओ यान एक अनावश्यक जोखिम नहीं लेना चाहता था जिसे आसानी से टाला जा सकता था। यह देखकर कि जियाओ यान तुरंत डूजे स्तर को तोड़ने के प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम था, याओ लाओ ने संतुष्टि की भावना के साथ अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर उस संतुष्टि भरे भाव के साथ उसका शरीर चमक उठा और वो प्रकाश की किरण में बदल गया और रिंग में गायब हो गया। क्यूई गैदरिंग पिल के पूरा होने के बाद जियाओ यान की प्रशिक्षण गति धीरे धीरे एक स्थिर लय में धीमी हो गई। हर दिन वो अपने डू कौशल का अभ्यास करने के लिए जियाओ कबीले के पीछे पहाड़ों पर जाने से पहले 1 घंटे तक डू क्यूई प्रशिक्षण करता था। अगर उसके पास समय होता तो जियाओ यानजुन एर के साथ वो तांग शहर में घूमने जाता। कुल मिलाकर एक बेहद संतोषजनक इत्मीनान से भरी जिंदगी। जब इस आरामदेह जिंदगी के 5 दिन बीत गए, तो जियाओ यान को आखिरकार लगा कि वो चरम स्थिति में है। अब डूजे बनने की कोशिश करने का सबसे अच्छा समय था। जियाओ कबीले की संपत्ति के पीछे पहाड़ों में एक चट्टान के नीचे एक छिपी हुई गुफा थी। ये गुफा लगभग 1 मीटर चौड़ी थी और इसे जियाओ यान ने विशेष रूप से अपने प्रशिक्षण स्थल के रूप में चुना था। चट्टान के दूसरी तरफ धुंध भरे बादल थे, जबकि धुंध के नीचे शैतान जानवर पर्वत श्रृंखला थी, जिसमें कई भयंकर जानवर थे। चट्टान के नीचे एक खाई इतनी गहरी थी कि आप उसकी गहराई में नहीं देख सकते थे। गुफा का एकमात्र प्रवेश द्वार एक संकरी पगडंडी थी, जिसे जियाओ यान ने शाखाओं और पत्थरों का उपयोग करके पहले ही छिपा दिया था। इस प्रकार जियाओ यान को पूरा यकीन था कि अगर उसने सफलता हासिल करने के लिए इस जगह को चुना, तो उसे कोई भी बाधित नहीं करेगा।
धीरे धीरे सांस लेते हुए जियाओ यान ने जेड की बोतल निकाली। बोतल को झुकाते हुए एक नीली हरी गोली निकली। चमकदार और चिकनी क्यूई गैदरिंग पिल को देखते हुए जियाओ यान के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान उभरी। उसने एक बार फिर उस खुशबू को सूंघा जो किसी के दिल को सुकून दे सकती है। अपने होठों को चाटते हुए जियाओ यान ने बिना किसी हिचकिचाहट के गोली अपने मुंह में डाल ली। जैसे ही क्यूई गैदरिंग पिल उसके मुंह में गई, उसके मुंह से एक बर्फीली सनसनी फैलती हुई महसूस की जा सकती थी। एक पल बाद एक गुनगुना शुद्ध ऊर्जा सार उसके मुंह से उसके शरीर में स्थानांतरित होने लगा, जिससे जियाओ यान के शरीर में एक हिंसक झटका लगा। एक शांत चेहरे के साथ जियाओ यान ने जल्दी से डू क्यूई को अवशोषित करने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। उसकी सांसें धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि उसके शरीर के भीतर डू क्यूई ने उसके विचारों का जवाब दिया और गोली से निकलने वाले मजबूत और शुद्ध सार के साथ तेजी से उलझना शुरू कर दिया, ताकि उसे तेजी से परिष्कृत किया जा सके। छोटी सी गुफा के भीतर मूल रूप से शांत हवा अचानक हवा से सफेद डूजी क्यूई की रेखाओं के रूप में उभरी और लगातार जियाओ यान के शरीर में बह गई। दर्द में अपने होंठ काटते हुए दो ऊर्जाएं उसके शरीर के भीतर टकराईं और उसके पूरे शरीर में चैनलों से दर्द की लहरें निकलने लगी। शुक्र है कि जियाओ यान के चैनल एक साधारण व्यक्ति की तुलना में बहुत सख्त थे और इस प्रकार भले ही ये दर्दनाक था, लेकिन इससे उसे बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। उसके शरीर में डू क्यूई ने शुद्ध हरी ऊर्जा सार को घेर लिया, इसे तेजी से परिष्कृत किया। हरी ऊर्जा लगातार सफेद डू क्यूई में बदल रही थी और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नवगठित डू क्यूई के साथ जियाओ यान के शरीर के भीतर डू क्यूई तेजी से उस बिंदु तक फैल गई जहां इसे नंगी आंखों से बढ़ते हुए देखा जा सकता था। यद्यपि गोली से शुद्ध सार लगातार परिष्कृत हो रहा था, सार अंतहीन रूप से बहता रहा। हर बार जब डू क्यू सार के एक बैच को परिष्कृत करने में कामयाब होता, तो हरी ऊर्जा का एक नया और बड़ा बैच आगे बढ़ता। उसके शरीर के भीतर डू क्यू के परिष्कृत होने और बाहर से अवशोषित होने के साथ जियाओ यान के शरीर के भीतर डू क्यू ने धीरे धीरे उसके शरीर के चैनलों का एक बड़ा हिस्सा भर दिया। पहले की तरह शोधन प्रक्रिया जारी रही। जब गोली का सार अंततः कम होने लगा, तो जियाओ यान, जो अपनी शक्ति के तेजी से विकास से नशे में था, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके शरीर में डू क्यू एक महत्वपूर्ण बिंदु तक बढ़ गया था और अब इसे बढ़ाया नहीं जा सकता था। बढ़ती डू क्यू के कारण जियाओ यान के चैनल हिलने लगे और तीव्र दर्द की लहरों के जवाब में जियाओ यान के मुंह के कोने खुल गए। जल्दी करो, डू क्यू चक्रवात को संघनित करो, इससे पहले कि ये फट जाए। याओ लाओ की चीख जियाओ यान के दिल में गड़गड़ाहट की तरह फूट पड़ी। ठंडी हवा की गहरी सांस लेते हुए जियाओ यान के हाथ की मुहरें अचानक समझ की एक चमक में बदल गई। अपने अंगूठे और मध्यमा उंगलियों को एक ही स्थान पर छूने से उसके हाथ की 10 उंगलियों ने एक अजीब सी हाथ की मुहर बना ली। जियाओ यान ने ये कदम सालों पहले उठाया था और इसलिए जब उसने इसे एक बार फिर इस्तेमाल किया तो ये पानी की तरह बहता रहा, सहज और अविचल। हाथ की मुहर में परिवर्तन के बाद जियाओ यान के शरीर के भीतर उमड़ता हुआ डू क्यूई अचानक पेट से एक जंगली और क्रूर चूसने वाले बल के तहत नीचे की ओर बह गया। जब सभी डू क्यूई पेट के क्षेत्र में एकत्र हो गए, तो सफेद डू क्यूई दूधिया सफेद रंग में बदलने लगा। जल्दी से डू क्यूई को संपीड़ित करें। इसे संपीड़ित करने के लिए अपनी आत्मा की धारणा का उपयोग करें। यदि डू क्यूई चक्रवात में संघनित होने में विफल रहता है, तो आप एक बार फिर 8 डुआन क्यूई में गिर जाएंगे। याओ लाओ की चीख एक बार फिर जियाओ यान के दिल में गूंज उठी। सिर को थोड़ा हिलाते हुए जियाओ यान ने अपने दिमाग को काम पर केंद्रित किया। एक पल में उसकी उत्कृष्ट आत्मा की धारणा ने डू क्यूई पर नियंत्रण हासिल कर लिया। तेजी से संपीड़न शुरू हुआ। दूधिया सफेद डूजी क्यूई ने हिंसक रूप से घूमते हुए आत्मा की धारणा के मार्गदर्शन का विरोध किया,
हालांकि प्रतिरोध किसी भी तरह से कमजोर नहीं था। जियाओ यान की आत्मा की धारणा ने याओ लाओ को भी चौंका दिया था। इस प्रकार डू क्यूई प्रतिरोध एक प्रार्थना करने वाले मंटिस के समान था, जो एक कार को रोकने की कोशिश कर रहा था। अनिच्छा से पीछे हटने से पहले केवल थोड़ा प्रतिरोध कर रहा था। जब डू क्यूई को हथेली के आकार में दबाया गया तो वो जम गया और हिलना बंद हो गया। फिर से दबाओ, याओ लाओ चिल्लाया। अपने दांत पीसते हुए जियाओ यान ने अपनी आंखें बंद कर ली। सफेद डू क्यूई के इर्द गिर्द आध्यात्मिक धारणा अचानक शक्ति में चरम पर पहुंच गई और फिर बेरमी से नीचे दब गई। धमाका। जियाओ यान के शरीर के भीतर एक हल्की दबी हुई आवाज चुपचाप सुनाई दी। इसके बाद डू क्यूई का प्रतिरोध आखिरकार खत्म हो गया और पीछे एक थका हुआ जियाओ यान रह गया। जियाओ यान के शक्तिहीन होकर जमीन पर गिरते ही एक भारी आहन निकली। थकावट के कारण उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। जब वो गुफा के ठंडे फर्श पर लेटा तो जियाओ यान ने फिर से प्रचुर ऊर्जा का अनुभव किया, जो उसने 4 सालों से महसूस नहीं की थी। उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई, जो बढ़ती ही गई और अंततः एक खिलखिलाहट, एक हार्दिक हंसी, एक जोरदार हंसी में बदल गई। बर्फीले, ठंडे, चट्टानी फर्श पर लंबे समय तक लेटे रहने के बाद जियाओ यान आखिरकार अपनी सांस पकड़ने में कामयाब हो गया। उसके चेहरे पर असली खुशी को छिपाना मुश्किल था, क्योंकि उसने एक बार फिर प्रशिक्षण मुद्रा में प्रवेश करने से पहले अपने सुन्न पैरों का परीक्षण किया। जियाओ यान ने धीरे से सांस ली और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके उसने अपने विचारों को धीरे धीरे अपने शरीर के रहस्यों में डूबने दिया। आंतरिक दृश्य, एक सहायक तकनीक जो डू जेस्टर और उससे ऊपर के लोगों के लिए अद्वितीय है। जितनी अधिक ताकत होगी, उतना ही गहराई से वह अपने शरीर के गहरे रहस्यों का पता लगाने और उन्हें भेदने में सक्षम होगा। उसके विचार उसके उदर क्षेत्र में चले गए, जहां एक दूधिया सफेद हथेली के आकार का भंवर धीरे धीरे हिल रहा था। क्रीम सफेद ऊर्जा भंवर के चारों ओर धुंध में घूम रही थी। अपने विचारों के साथ छोटे भंवर को देखते हुए जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। वो संतुष्ट था। हालांकि भंवर छोटा था, लेकिन इसमें निहित ऊर्जा नॉडवान क्यूई की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी। डूझे और नॉडवान क्यूई के स्वभाव अलग अलग थे। डूझे बनने से पहले आत्मसात की गई ऊर्जा को वास्तव में डूजी क्यूई कहा जाता था। डूझे बनने के बाद आत्मसात की गई ऊर्जा को अब असली डू क्यूई के रूप में जाना जाता है। हालांकि उनके नामों में सिर्फ एक शब्द का अंतर था, लेकिन असली अंतर स्वर्ग और धरती की तुलना करने जैसा था, पूरी तरह से अतुलनीय। जियाओ यान ने सचेत रूप से अपने विचारों को भंवर पर नियंत्रण करने के लिए निर्देशित किया। इसके नियंत्रण में दूधिया सफेद डू क्यूई का एक धागा तेजी से भंवर से निकाला गया और उसे चारों ओर घूमने दिया गया। भंवर को लगातार नियंत्रित करते हुए, उसे उगलते हुए और अपने विचारों के साथ डू क्यूई को वापस अवशोषित करते हुए जियाओ यान की महारत धीरे धीरे बढ़ती गई। जब वो संतुष्ट हो गया, तभी जियाओ यान ने आखिरकार इस खेल जैसी ट्रेनिंग को रोका और अपने विचारों को अपने शरीर से बाहर निकाल लिया। उसकी कसकर बंद आंखें अचानक खुल गई, जिससे एक दूधिया सफेद रोशनी दिखाई दी, जो लगभग 10 सेकंड तक रही और फिर उसकी काली पुतलियों में फीकी पड़ गई। फिर जियाओ यान ने अपना मुंह खोला और एक घूंट गंदी और अशुद्ध हवा बाहर निकाली, जिसके बाद उसका रंग काफी चमक उठा। गर्दन को फैलाने के लिए सिर को इधर उधर घुमाते हुए चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे जियाओ यान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसे ही उसने गुफा के बाहर तैर रहे याओ लाओ की भूतिया आकृति को देखने के लिए अपना सिर उठाया, जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा, सफलता। हम्पफ, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमने अपने पहले प्रयास में ही क्यूई भंवर को सफलतापूर्वक संघनित कर लिया। याओ लाओ ने सिर हिलाते हुए उदासीन स्वर में उत्तर दिया, ऐसा लगता है कि मैं अपनी क्षमताओं पर निर्भर था। जियाओ यान ने अपने कंधों को ढीला करते हुए कहा,
अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी नजर आई। हाथ बढ़ाते हुए उसने कुछ हद तक शर्मीलेपन से पूछा, गुरु, मैं पहले ही डू जे स्तर पर पहुंच चुका हूं। क्या मुझे क्यूई तकनीक देने का समय नहीं आ गया है? याओ लाओ ने अपनी आंखें घुमाई। उसका शरीर गुफा में तैर गया और वो धीरे धीरे जियाओ यान के सामने बैठ गया। उसने कुछ देर सोचा और फिर एक गंभीर भाव से पूछा, तुम्हें कौन सी क्यू तकनीक चाहिए? ठीक है, वो जो चीज स्वर्ग स्तरीय क्यू तकनीक से भी ज्यादा अजीब है, वो जो विकसित हो सकती है। जियाओ यान ने अपना सिर खुजलाया और कुछ हद तक शर्मिंदा स्वर में पूछा। जियाओ यान की बात सुनकर याओ लाओ के चेहरे पर संघर्ष की झलक दिखाई दी और अप्रत्याशित रूप से वो चुप रहा। मास्टर, क्या हुआ? क्या तुमने उस क्यू तकनीक के बारे में झूठ बोला? याओ लाओ के चेहरे पर भाव देखकर जियाओ यान घबराकर पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। मैंने तुम्हें जिस क्यू तकनीक के बारे में बताया था, वो वास्तव में विकसित हो सकती है। मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया, याओ लाओ ने फुसफुसाया। याओ लाओ को अपने सवाल की पुष्टि करते हुए सुनकर जियाओ यान के चेहरे पर खुशी की भावना दौड़ गई। अपने हाथों को मोड़ते हुए उसने सावधानी से पूछा, तो क्या तुम मुझे इसका इस्तेमाल करने दोगे? ये अजीब क्यूई तकनीक वास्तव में विकसित हो सकती है, लेकिन जोखिम बहुत अधिक है। याओ लाओ ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद कहा। याओ लाओ के चेहरे पर भाव देखकर जियाओ यान ने धीरे से अपना हाथ वापस खींचा और पूछा, कितना ऊंचा? याओ लाओ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में कभी किसी को इस क्यूई तकनीक का प्रशिक्षण लेते नहीं देखा या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो इस क्यूई तकनीक का उपयोग करता हो। इसलिए मुझे नहीं पता कि जोखिम कितना अधिक है। हालांकि मेरे अनुभव और इस तकनीक की कठिनाई को देखते हुए मैं कहूंगा कि अधिकतम सफलता दर 20% से अधिक नहीं होगी। 20%? जियाओ यान का चेहरा सख्त हो गया। क्या ये इतना कम है? याओ लाओ ने आह भरी और सिर हिलाया। मुझे डर है कि ये इतना कम है। कड़वी मुस्कान के साथ और अपने माथे पर मालिश करते हुए जियाओ यान अभी भी एक विकसित क्यूई तकनीक सीखने का मौका छोड़ने के लिए अनिच्छुक था। एक क्यूई तकनीक के लिए प्रलोभन जो स्वर्ग स्तरीय क्यूई तकनीक में विकसित हो सकता है, बस बहुत बड़ा था। गुरुजी, क्या आप मुझे इस क्यूई तकनीक का संक्षिप्त विवरण दे सकते हैं? याओ लाओ ने अपनी हथेलियां आपस में रगड़ी और थोड़ी देर बाद फुसफुसाया, इस क्यूई तकनीक की विकसित होने की आवश्यकताएं स्वर्गीय लपटों से संबंधित है, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। जियो यान की आंखें सिकुड़ गई और वो ध्यान से सुनते हुए चुप रहा। ठीक है, मुझे ये डू क्यू तकनीक दुर्घटनावश प्राप्त हुई। ये क्यू तकनीक मूल रूप से नामहीन थी। हालांकि मैंने इसे फ्लेम मंत्र नाम दिया। यहां तक बोलते हुए याओ लाओ ने अपने चेहरे पर मिश्रित भाव छिपाने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि इस डू क्यू तकनीक को प्राप्त करने की प्रक्रिया उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने पहले बताई थी। फ्लेम मंत्र वास्तव में विकसित हो सकता है, लेकिन इसकी एक पूर्व शर्त यह है कि इसे कच्चे माल के रूप में स्वर्गीय ज्वाला की आवश्यकता होती है। प्रत्येक विकास के साथ इसे एक प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला को निगलने की आवश्यकता होती है। याओ लाओ की आवाज कुछ हद तक कठोर हो गई। आपको यह जानना होगा कि स्वर्गीय ज्वाला इस दुनिया में ऊर्जा के सबसे हिंसक रूपों में से एक है। भले ही आप इसे पालें, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि आप इसे निगल पाएंगे। अतीत में जब मैंने इस हड्डी को ठंडा करने वाली ज्वाला की खोज की थी, तो मैं इसके द्वारा लगभग जिंदा जल गया था। इस विधि का सबसे डरावना हिस्सा विभिन्न स्वर्गीय ज्वालाओं को आत्मसात करने की आवश्यकता है। स्वर्गीय ज्वालाओं में से कोई भी एक डू हुआंग को जीवन और मृत्यु के बीच की खाई में डाल सकती है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस व्यक्ति के साथ क्या होगा जिसके शरीर में 2 प्रकार की स्वर्गीय ज्वालाएं हों। याओ लाओ के अथाह रूप को देखते हुए जियाओ यान भी डर गया। विकसित होने के लिए स्वर्गीय ज्वालाओं को निगल रहा था। भगवान, धिक्कार है। आप ये भी सुनिश्चित नहीं कर सकते कि आप ज्वाला को भस्म कर पाएंगे या ज्वाला आपको भस्म कर देगी।
इस क्यूई विधि का निर्माता एक पागल व्यक्ति रहा होगा। हालांकि ये तकनीक आपके सबसे खतरनाक सपनों से भी परे है। मुझे इसकी क्षमता पर संदेह नहीं है, अगर इसे वास्तव में महारत हासिल है। डू क्यूई महाद्वीप में कुछ अनियमित लोगों को छोड़कर कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। याओ लाओ ने आह भरी। जियाओ यान ने सिर हिलाया, इसकी क्षमता से थोड़ा आश्चर्यचकित। अगर कोई कुछ प्रकार की स्वर्गीय लपटों को नियंत्रित करने में सक्षम हो, तो एक डू शेंग भी उस व्यक्ति को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। बेशक ये तभी संभव है जब वो व्यक्ति पहले स्वर्गीय लपटों द्वारा भस्म न हो जाए। जियाओ यान को देखते हुए याओ लाओ ने पूछने से पहले थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, अब क्या तुम अभी भी इसे सीखना चाहते हो? जियाओ यान चुपचाप थोड़ा काम गया। फ्लेम मंत्र के बारे में जियाओ यान वास्तव में इसे छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार तियान डू क्यू तकनीक में विकसित होने में सक्षम होने के लिए यह क्षमता वास्तव में आकर्षक थी। इस विशाल डू क्यू महाद्वीप पर एक तियान रैंक डू क्यू तकनीक सबसे मजबूत बनने के लिए एक टिकट के बराबर होगी। हालांकि क्यू विधि शक्तिशाली थी, लेकिन सफलता की दर 20% भी नहीं थी। यह तथ्य अधिकांश लोगों को हतोत्साहित करेगा। अपनी 10 उंगलियों को एक साथ कसकर जोड़ते हुए जियाओ यान का चेहरा लगातार बदल रहा था, झिझक और परेशानी के बीच उछल रहा था। जियाओ यान के चेहरे पर आशंका को शांति से देखते हुए याओ लाओ के बूढ़े चेहरे पर भी एक मिश्रित भाव दिखा। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से आह भरी, ये मामला केवल आप ही तय कर सकते हैं। मैं भी ज्यादा दखल नहीं देना चाहता। हालांकि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। लड़की जुन एर के प्रति आपकी भावनाएं क्या है? याओ लाओ द्वारा इस मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर वो चौंक गया। जियाओ यान का चेहरा कुछ लाल हो गया। थोड़ी देर बाद मुंह खोलकर और एक जबरदस्ती मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, गुरुजी, आप अचानक इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? जुनेर मेरी छोटी बहन है, उसके प्रति मेरी क्या भावनाएं हो सकती हैं? उन आखिरी शब्दों पर जियाओ यान कुछ कमजोर महसूस कर रहा था। है बहन, तुम भी जानती हो कि तुम्हारा उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है। यह खूबसूरत लड़की सिर्फ 15 या 16 साल की है। फिर भी जियाओ कबीले की युवा पीढ़ी पहले से ही उसकी बहुत प्रशंसा करती है। जब वो बड़ी हो जाएगी तो और क्या कहना है? यहां तक बोलते हुए याओ लाओ ने जियाओ यान की ओर एक नजर डाली। मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने कहा, अगर तुम इस संभावना के बारे में सोचो कि एक दिन कोई दूसरा आदमी उससे शादी कर सकता है, तुम्हें कैसा लगेगा? अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए जियाओ यान ने धीरे से अपनी भौहों को सिकोड़ा। उसने हल्की सांस ली और फुसफुसाया, लगता है स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है। चूंकि तुम्हें लगता है कि इसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन है, तो अपने दिल में तुम उसे सिर्फ अपनी छोटी बहन के रूप में मत सोचो। याओ लाओ मुस्कुराते हुए बोल रहा था, लेकिन मुस्कुराया नहीं। उसका चेहरा एक बार फिर लाल हो गया। जियाओ यान अवाक रह गया और उसने कुछ बुदबुदाया। एक मजबूर मुस्कान के साथ असहाय रूप से अपनी बाहें फैलाते हुए उसने कहा, गुरु, तुम वास्तव में क्या कहना चाहते हो? यह सब तुम्हारे मन को साफ करने के लिए था कि तुम उसके प्रति क्या भावना रखते हो। चूंकि तुम्हारे और उसके विचार पहले से ही अस्पष्ट है, इसलिए तुम्हें अपनी ताकत और अपने विकास की क्षमता का आकलन करना चाहिए। अपना चेहरा जमाते हुए याओ लाओ ने कुछ संदेह के साथ कहा, लड़की की पृष्ठभूमि थोड़ी भयावह है। मुझे उसकी पृष्ठभूमि के बारे में सही सच्चाई नहीं पता। किसी तरह छोटे जियाओ कबीले का उनके साथ किसी तरह का रिश्ता है। हालांकि केवल ये तुम्हारे बीच की बड़ी खाई को नहीं भर सकता। तुम दोनों के बीच की हैसियत का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। भले ही लड़की तुम्हें पसंद करती हो, लेकिन उसके पीछे के लोग किसी भी तरह से इसके लिए सहमत नहीं हो सकते। अपनी आंखें बंद करके जियाओ यान ने अपनी हथेलियों को आपस में मिलाया और उन्हें कसकर पकड़ लिया। ये महाद्वीप एक ऐसी दुनिया है जहां ताकत का सम्मान किया जाता है।
ताकत होना भी गरिमा होना है। पहले आपने नालन यानरान का व्यवहार देखा। वो इतनी घमंडी कैसे काम कर सकती है और कैसे वो आपको नीचा दिखा सकती है। इसका कारण उसकी पृष्ठभूमि है। उसकी ताकत आपसे ज्यादा है। जियाओ यान की शक्ल देखकर याओ लाओ ने ईमानदारी और गंभीरता से आह भरी। जुन एर के पीछे की शक्ति धुंधले बादल के गुट से भी ज्यादा भयावह है। इसलिए उनकी नजर में आप सिर्फ एक कीड़ा है। भले ही आपके पास असाधारण प्रतिभा हो, लेकिन वे आपको कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मानते। सच में वर्षों से उन्होंने पहले से ही कई बेहद प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को देखा है। केवल अगर आप उन्हें अपनी ताकत से डराने में सक्षम हैं, तो आप अपनी इच्छा पूरी कर पाएंगे। जियाओ यान ने अपनी नाक को छुआ और कंधे उचकाते हुए उसने धीरे से पूछा, क्या लौ मंत्र का अभ्यास करने से मुझे उस तरह की शक्ति मिलेगी? वास्तव में केवल लौ मंत्र का सफलतापूर्वक अभ्यास करने से ही आपको वो मौका मिलेगा। याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया और वो फिर से घूरने लगा। हल्की सी आह भरते हुए जियाओ यान ने अपनी ठुड्डी को कस लिया। पिछले दिनों की उस खूबसूरत लड़की की मुस्कान धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अवर्णनीय रूप से प्रकट हुई। चांदी की घंटी जैसी हंसी उसके कानों में मंडरा रही थी। एक लंबी सांस लेते हुए जियाओ यान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, शिक्षक ने इतना कुछ कहा है और फिर भी इसे मेरे निर्णय में हस्तक्षेप न करना कहते हैं। याओ लाओ ने अपने मुरझाए और बूढ़े चेहरे को सहलाया और एक अजीब सी हंसी निकाली। थोड़ा शर्मिंदा होकर उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं मानता हूं कि शायद मेरा तुम्हें उकसाने का कुछ इरादा था, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से मुझे वास्तव में उम्मीद थी कि तुम इस लौ मंत्र का अभ्यास करोगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं वर्तमान में सिर्फ एक आत्मा हूं, है ना? याओ लाओ ने अपनी बाहें फैलाते हुए पूछा। जियाओ यान ने सिर हिलाया। अन्य लोग मर गए होंगे, लेकिन चूंकि मेरी आत्मा की धारणा दूसरों की तुलना में बहुत मजबूत है, इसलिए मैं किसी तरह इस रूप में अजीब तरह से बच गया हूं। याओ लाओ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कि वो खुद का मजाक उड़ा रहा हो। मुझे इस तरह से जीना पसंद नहीं है। हर दिन मुझे एक नकली और खाली भ्रम की तरह लगता है। मेरे पास अभी भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मुझे व्यक्तिगत रूप से पूरा करना है। इसलिए मुझे इस आत्मा की स्थिति को छोड़ने की जरूरत है। शिक्षक पुनर्जीवित करना चाहते हैं? जियाओ यान ने थोड़े अविश्वास में पलकें झपकाई। स्तब्ध होकर उसने कहा, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो मृतकों को पुनर्जीवित कर सके। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा ही होता है। सहमति में सिर हिलाते हुए याओ लाओ के चेहरे पर एक भावुक भाव प्रकट हुआ और उसने कहा, फिर भी लौ मंत्र के कुछ अस्पष्ट विवरणों के अनुसार यदि सफलतापूर्वक महारत हासिल की जाती है, तो कोई व्यक्ति कुछ प्रकार की स्वर्गीय लपटों को एक साथ मिलाकर एक ऐसा शरीर बना सकता है जिसमें आत्मा निवास कर सके। ऐसा शरीर प्राप्त करना मेरे लिए एक तरह का पुनर्जन्म होगा। रिंग में मैंने दिन के उजाले के बिना दुनिया में अनगिनत साल बिताए हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा जिसके पास इतनी मजबूत आत्मा की धारणा है जो मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आखिरकार मैं आपसे मिला। उस झुर्रीदार और वृद्ध चेहरे की रेखाओं में एक गहरा दुख अंकित था। हालांकि इसे केवल एक बहुत ही चौकस व्यक्ति ही महसूस कर सकता था। याओ लाओ ने जियाओ यान की काली आंखों में देखा जो उसे घूर रही थी। कड़वाहट से मुस्कुराते हुए उसने कहा, हे, इन शब्दों को एक बूढ़े आदमी की बेकार की बड़बड़ाहट के रूप में ले। अफसोस, हालांकि मैंने कहा था कि मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अंत में मैं बोलने से खुद को रोक नहीं सका। मैं वास्तव में दुखी होकर अपना सिर हिलाते हुए याओ लाओ ने अपने मुड़े हुए हाथों को आगे बढ़ाया। एक छोटी सी लहर के साथ एक काला और एक लाल स्क्रॉल प्रत्येक हाथ में दिखाई दिया। लाल स्क्रॉल एक अग्नि से जुड़ी लो DQ विधि है, जबकि काला स्क्रॉल फ्लेम मंत्र है। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाए। उनका मुरझाया हुआ चेहरा थोड़ा नरम हुआ जब उन्होंने धीरे से कहा,
अपना चुनाव खुद करो और उन कारकों के बारे में सोचो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। जब तक तुम याद रखो कि तुम्हारा चुनाव जो भी हो, तुम हमेशा मेरे शिष्य रहोगे और मैं इसके लिए तुम्हें कभी दोषी नहीं ठहराऊंगा। जियाओ यान की हथेली ने उसकी ठुड्डी को सहारा दिया और वह अपने सामने 2 चमचमाते स्क्रॉल को घूरता रहा। बहुत समय बाद उसने अपने होठों को चाटा और मुस्कुराते हुए अपने कंधों को ऊपर उठाया। हालांकि मैं मौत से डरता हूं, लेकिन शक्ति के बिना कोई सम्मान नहीं है। मैं उस तरह के अपमान से गुजरने से इनकार करता हूं जो नालन यानरान ने मुझे उस दिन दिया था। और फिर भी, भले ही ये ठीक न हो, मैं हमेशा किसी अन्य क्यूई विधि को अपना सकता हूं। अपना सिर हिलाते हुए एक शानदार मुस्कान ने जियाओ यान के पहले से ही नाजुक चेहरे को चमका दिया। याओ लाओ की थोड़ी लाल और नम आंखों में जियाओ यान की आकृति को काले स्क्रॉल को मजबूती से पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए देखा जा सकता था। जब उसका हाथ स्क्रॉल को छूता था तो ये जानकारी की एक धारा में बदल जाता था जो सीधे जियाओ यान के सिर में बह जाती थी। संकरी गुफा में याओ लाओ ने बंद आंखों से देखा कि कैसे जियाओ यान ने अपनी डू क्यूई का अभ्यास किया। अपनी लाल आंखों को अपने हाथों से रगड़ते हुए याओ लाओ को पता था कि वो उन कारणों में से एक था जिसके कारण जियाओ यान ने इस खतरनाक तकनीक को चुना था। जब वो आकाश की ओर मुड़ा तो उसके पुराने दिल में भावनाएं उमड़ पड़ी। एक धीमी आह के साथ उसने बड़बड़ाया, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से सबसे उत्कृष्ट कीमियागर बनाऊंगा। डूजे बनने की सफलता प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के पास क्यूई विधि का अभ्यास करने की योग्यता होगी। एक तकनीक का अभ्यास करने के बाद शरीर के भीतर गुणहीन दूधिया सफेद डू क्यूई अभ्यास की गई तकनीक के समान गुण में बदल जाएगी। पहले डू क्यूई परिवर्तन के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मुश्किल से 2 घंटे बाद जियाओ यान ने अपनी क्रॉस लेग बैठने की स्थिति से धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। डू क्यूई तकनीक का अभ्यास करने के बाद जियाओ यान पहले की तुलना में जीवन शक्ति और जोश से भरा हुआ लग रहा था। उत्साह में उसका नाजुक चेहरा जेड के एक खूबसूरत टुकड़े की चमक के साथ और भी अधिक चमक गया। जियाओ यान ने कुछ बार पलकें झपकाई क्योंकि उसकी आंखें गुफा में रोशनी के साथ समायोजित हो गई थी, जो पहले की तुलना में बहुत उज्जवल हो गई थी। हल्के से मुस्कुराते हुए वो जानता था कि संवेदनशीलता में ये वृद्धि क्यूई विधि के अभ्यास के कारण थी। क्या आप सफल हुए? याओ लाओ ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, जियाओ यान ने सिर हिलाया और अपनी सुंदर हथेली को आगे बढ़ाया। उसके शरीर के भीतर क्यूई भंवर घूम गया, जैसे कि हल्के पीले रंग की डू क्यूई की एक धारा भंवर से निकल गई और अंत में उसकी हथेली पर एक्यूपंक्चर बिंदु पर रुक गई। डू क्यूई को भौतिक बनाना केवल उन लोगों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिन्होंने कम से कम दाडूशी स्तर प्राप्त किया हो। वर्तमान जियाओ यान के पास स्पष्ट रूप से उस स्तर की ताकत नहीं थी, इसलिए उसके शरीर में डू क्यूई उसकी हथेली पर एक्यूपंक्चर बिंदु से उभरने में असमर्थ थी। डू क्यूई अटकी रही, जिससे जियाओ यान की सुंदर हथेली धीरे धीरे हल्के पीले रंग की चमक में डूब गई, जैसे कि लगभग जली हुई मोमबत्ती जो मुश्किल से अंधेरे को दूर कर पा रही थी। हल्का पीला रंग लो हुआंग क्यूई विधि से जुड़ी आग का रंग था। क्यूई विधि की रैंक जितनी ऊंची होती है, रंग उतना ही गहरा होता है। जैसे ही उसकी नजर हथेली पर मौजूद हल्की पीली रोशनी पर पड़ी, जियाओ यान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। अपना सिर उठाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस लौ मंत्र के विकसित होने से पहले मेरी डू क्यूई लगभग सभी की तुलना में कम रैंक की होगी। उच्च स्तर के लोगों पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसी स्तर के किसी व्यक्ति को जीतने के बारे में भी सुनिश्चित नहीं हो सकता जिसने जुआन स्तर की विधि का अभ्यास किया हो। हालांकि लौ मंत्र अभी केवल लो हुआंग में है, लेकिन इसकी ताकत मध्य हुआंग से कम नहीं होगी। इसके अलावा हालांकि क्यूई विधि कमजोर है, क्या आपके पास अभी भी अपनी डू तकनीकें नहीं हैं?
3 जुआन स्तर की डू तकनीकें आपकी विधि में कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए जियाओ यान को सांत्वना दी। कुछ ही देर बाद उन्होंने चेतावनी दी, चूंकि आपकी क्यूई विधि दूसरों से कमतर है, इसका मतलब यह भी है कि आपकी सहन शक्ति का स्तर उनकी तुलना में नहीं हो सकता। इसलिए भविष्य की लड़ाइयों में आपको और अधिक कुशल होने की आवश्यकता है। अब और व्यर्थ हरकतें नहीं करनी चाहिए और हर चाल में आपकी पूरी ताकत होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक लड़ाई जल्दी खत्म हो। जियाओ यान ने समझ में सिर हिलाया, हालांकि उसका चेहरा सिकुड़ा हुआ था, जैसे कि अभी भी कुछ उदास हो। जियाओ यान पर यह भाव देखकर और उसके व्यक्तित्व को जानकर याओ लाओ ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण वो केवल कीमत चुका सकता था और कह सकता था, जब आप अपने पास मौजूद 3 डू तकनीकों में पूरी तरह से महारत हासिल कर लेंगे, तो मैं आपको एक बार फिर एक नई डू तकनीक दूंगा। आप अभी जितना चबा सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा चबा रहे होंगे। आपको यह सिद्धांत समझना चाहिए, है ना? कौन सी रैंक? जियाओ यान की आंखें चमक उठीं और उसने बहुत सावधानी से पूछा। जियाओ यान की सतर्क उपस्थिति से क्रोधित लेकिन खुश याओ लाओ ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और ठंडी सांस ली। मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये ऑक्टेन ब्लास्ट के स्तर से कम नहीं होगा। इन शब्दों पर जियाओ यान का चेहरा तुरंत सूरज की तरह चमक उठा। ऑक्टेन ब्लास्ट एक हाईजुआन डू तकनीक थी। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? डी लेवल। हालांकि डी लेवल हाईजुआन लेवल से सिर्फ एक ग्रेड बेहतर था, लेकिन दोनों के बीच की दूरी ग्रैंड कैन्यन जितनी थी। पर्याप्त धन और थोड़ी किस्मत के साथ कभी कभी कोई उच्च रैंकिंग वाली नीलामी से हाईजुआन डू तकनीक प्राप्त कर सकता था। फिर भी एक डी लेवल डू तकनीक को बाजार से परे कीमत वाला कहा जा सकता है, क्योंकि एक बार ऐसा सुना गया था कि जियामा साम्राज्य की शाही राजधानी में एक डी लेवल डू तकनीक की कीमत लगभग 10 मिलियन तक बढ़ गई थी, जो पूरे जियामा साम्राज्य से एक पूरे साल के करों के बराबर थी। हालांकि ये केवल एक ग्रेड का अंतर था, लेकिन दोनों के बीच की कीमत 100 गुना से भी ज्यादा थी। इससे यह देखा जा सकता था कि जुआन लेवल और डी लेवल दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थी। इस लगभग पौराणिक स्तर के बारे में सोचते हुए जियाओ यान की भावनाएं उबल पड़ी। काश वह याओ लाओ को इसे तुरंत सिखाने के लिए मजबूर कर पाता। हालांकि उन दोनों के बीच की स्थिति और रिश्ते पर विचार करने के बाद उसने आज्ञाकारी रूप से उस हास्यास्पद विचार को त्यागने का फैसला किया। शिक्षक, आप मुझे कीमिया कब सिखाएंगे? डी लेवल डू तकनीक के विचारों को अस्थायी रूप से छोड़ते हुए जियाओ यान ने फिर से पूछा। कीमिया इस छोटे और छोटे कबीले में सीखने के लिए नहीं है। याओ लाओ ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। मुस्कुराते हुए उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा जब से आपने अपने और नालन यानरान के बीच 3 साल की शर्त लगाई थी, तब से लगभग आधा समय बीत चुका है। वो टैन सिटी में और अधिक रहना मूर्खता है। यहां प्रशिक्षण की गति बहुत धीमी है। इसके अलावा मैं जटिल और विभिन्न कारणों से कुछ प्रशिक्षण विधियों का उपयोग करने में असमर्थ हूं। इसलिए मैं आपको 1 साल से थोड़ा अधिक समय के लिए प्रशिक्षण यात्रा पर ले जाना चाहता हूं। 1 साल से अधिक? ये सुनकर जियाओ यान कुछ हद तक हिचकिचाया। हालांकि जब उसने उस घमंडी महिला के बारे में सोचा, तो उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है, 1 साल तो ऐसा ही रहेगा। हम कब निकलेंगे? चलो 2 महीने तक इंतजार करते हैं। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने लंबे समय तक इंतजार क्यों करें? जियाओ यान ने हैरानी से पूछा, क्योंकि 1 महीने बाद जियानान अकादमी में नए छात्रों को दाखिला देने का समय है और आपको पंजीकरण कराने जाना होगा। याओ लाओ ने जवाब देते हुए हल्के से मुस्कुराया। अपनी आंखें घुमाते हुए जियाओ यान ने एक मुस्कान निकाली और पूछा, मुझे वहां क्या करने की जरूरत है? मेरे पास क्यूई विधियों या डू तकनीकों की कमी नहीं है। वे मुझे और क्या सिखा सकते हैं? मैं तुमसे वहां कुछ सीखने के लिए नहीं कह रहा हूं। याओ लाओ ने उसे आंख दिखाई और उसकी भौहें सिकुड़ गई।
अपनी आवाज कम करते हुए याओ लाओ ने कहा, आपको स्वर्गीय ज्वाला के प्रकार की खोज करने के लिए जियानान अकादमी में जाने की जरूरत है। मुझे पहले से ही जानकारी मिली थी कि जियानान अकादमी में फॉलन हार्ट फ्लेम नामक एक प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला होनी चाहिए। ये स्वर्गीय ज्वाला सूची में 14वें स्थान पर है। यदि आप इस स्वर्गीय ज्वाला को प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो लौ मंत्र संभवतः विकसित हो सकता है। फॉलन हार्ट फ्लेम। जियाओ यान ने धीरे से अपने आप से ये अजीब नाम फुसफुसाया, क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे चमक उठीं। सब कुछ निपटाने के बाद जियाओ यान धीरे धीरे गुफा से बाहर निकला। पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए वो चुपके से पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और इधर उधर देखने लगा कि कोई और तो नहीं है। अंत में राहत की सांस लेते हुए वो बड़े कदम उठाते हुए सीधे कबीले के घर की ओर चल पड़ा। इत्मीनान से कबीले में लौटते हुए जियाओ यान ने 3 कबीले के बुजुर्गों को देखा, जो सामने के आंगन में उसके कंधे से कंधा मिलाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अपने कदम रोकते हुए जियाओ यान कुछ हद तक तीनों बुजुर्गों के उदास लेकिन गुस्से भरे चेहरों को देखकर हैरान था, जो अभी अभी चले गए थे। अब उन्हें किसने नाराज किया है? हैरान जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और पीछे मुड़कर देखा कि एक हरे कपड़े पहने एक युवा युवती एक साइड रास्ते से निकलकर उसके सामने खड़ी थी। दुबली और सुंदर, प्यारी जुन एर को देखकर, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव था, जियाओ यान का दिल धड़क उठा। गुफा में याओ लाओ ने जो पूछा था, उस पर विचार करते हुए उसका चेहरा गर्म हो गया और उसने कुछ हद तक दोषी भाव से अपनी निगाह आसमान की ओर घुमाई, जैसे कि वो विचार में डूबा हुआ हो। जियो यान के असामान्य व्यवहार से थोड़ा चकित कुछ ही पल बाद जुन एर ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वो इस बदलाव के पीछे के कारण को समझ नहीं पा रही थी। एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने जियो यान पर नजर डाली और उसके नाजुक चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। अपनी पीठ पर दोनों हाथ रखकर वो आगे झुकी जब तक कि उनके बीच केवल 1 सेंटीमीटर की दूरी नहीं रह गई। उसने एक मुस्कान का नाटक किया और कहा, बड़े भाई जियो यान, आप डूजे तक आगे बढ़ गए हैं। अपने चेहरे पर आने वाली सुगंधित गर्म सांस से अभिभूत जियो यान क्षण भर के लिए अपनी समझ खो बैठा। जादू को तोड़ने के लिए गुस्से से अपना सिर हिलाते हुए उसने अपने धड़कते दिल को मजबूती से दबाया। अपने बराबर की कदकाठी वाली युवती के सिर को थपथपाते हुए उसने अनिच्छा से कहा, तुम मुझे अपनी अहंकारी प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए खुद ही ये कहने क्यों नहीं देती? ये सुनकर जुन एर की आंखें एक खूबसूरत अर्धचंद्राकार आकार में थोड़ी मुड़ गई। हमेशा की तरह उसने एक सुंदर नाजुक हाथ बढ़ाया और जियाओ यान के कपड़ों की सिलवटों को गंभीरता से सहलाना शुरू कर दिया। अतीत में जब जुन एर ने जियाओ यान के साथ इस तरह का व्यवहार किया था, तो उसने इसके बारे में दोबारा नहीं सोचा था। फिर भी आज याओ लाओ द्वारा उसके दिल की भावनाओं को उजागर करने के बाद वो अब अचानक इस इशारे से परेशान हो गया। इस रास्ते के पास अन्य कबीले के लोग कभी कभी गुजरते थे। जुन एर को जियाओ यान की पत्नी की तरह उसके कपड़े ठीक करने में मदद करते हुए देखकर वे ईर्ष्या से भर गए। जैसे ही उसने अपना सिर उसके नाजुक और निर्दोष चेहरे को देखने के लिए झुकाया, उसके माथे पर काले बालों की एक लट गिर गई। इसने उसकी आंखों की विशालता पर जोर दिया, जो तरल रूप से इधर उधर घूम रही थी। एक बहुत ही मार्मिक दृश्य। शून एर को घूरते हुए जियाओ यान की सांसों की गति धीरे धीरे बढ़ गई, क्योंकि उसकी निगाहें जुनून से भर गई। जियाओ यान गेगे, तुम क्या देख रहे हो? जियाओ यान के कपड़ों की सिलवटों को थपथपाने के बाद जुन एर ने चुपचाप बड़बड़ाया। वो आखिरकार उसकी भावुक निगाहों से अवगत हो गई थी। उसके गाल प्रतिक्रिया में लाल हो गए। ओ! होश में आते ही जियाओ यान का चेहरा भी गुलाबी हो गया। सौभाग्य से उसकी त्वचा जुन एर की तुलना में बहुत मोटी थी। 2 बार खांसने का नाटक करने के बाद उसने बेपरवाही से जवाब दिया,
कुछ खास नहीं, बस जुन एर और भी सुंदर हो गई है। जियाओ यान के शब्दों को सुनकर जुन एर ने जवाब नहीं दिया और धीरे से सूंघी। हालांकि उसके गुलाबी होंठ एक प्रसन्न भाव बनाने के लिए उठे। ओह, ठीक है। कुछ याद करते हुए जुनेर ने अचानक जियाओ यान के शरीर पर फिर से नजर डाली और फिर धीरे से पूछा, चूंकि जियाओ यान गेगे पहले ही डूजे तक पहुंच चुका है, तो क्यों ये विधि भी सीखी जानी चाहिए? जियाओ यान की अभिव्यक्ति कठोर हो गई, क्योंकि उसने शर्मिंदगी से सिर हिलाकर सहमति जताई। पतली उंगलियां उसकी बर्फ जैसी सफेद ठुड्डी पर दबाते हुए जुनेर ने हंसते हुए कहा, क्या तुम जुनेर को यह देखने दोगी कि यह किस तरह की क्यूई विधि है? खांसता है। वो क्यूई विधियां सिर्फ वस्तुएं हैं, इसके अलावा। जब तक कोई कड़ी मेहनत करता है, तब तक क्या स्तर मायने नहीं रखता। जियाओ यान ने जवाब दिया और उसने खोखली हंसी निकाली। जियाओ यान के हावभाव को देखते हुए जुनेर की आंखों में धीरे धीरे एक खतरनाक चमक दिखाई दी। फिर भी उसका स्वर कोमल बना रहा जब उसने कहा, जियाओ यान गेगे, बस जुनेर को एक नजर देखने दो। जद्दी जुन एर की ओर देखते हुए जियाओ यान अजहाय होकर अपने कंधे उचका सकता था और अपना हाथ आगे बढ़ा सकता था। एक पल बाद एक हल्की पीली चमक दिखाई दी। जियाओ यान गेगे, ये वो बेहतर तकनीक है जिसके बारे में आपने बात की थी। हल्की पीली चमक को देखते हुए, जो किसी भी क्षण बुझने वाली लग रही थी, जुनेर का चेहरा थोड़ा भद्दा हो गया। उसके गुलाबी होंठ सिकुड़ गए, जो उसके दिल में आक्रोश को प्रदर्शित कर रहे थे। जियाओ यान अजीब तरह से हंसा, समझ नहीं पा रहा था कि कैसे समझाए। आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि यदि आपके पास प्रारंभिक चरणों में उच्च श्रेणी की क्यू विधि है, तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये आपके भविष्य के प्रशिक्षण को लाभान्वित करेगी। फिर भी आपने मुझे अस्वीकार कर दिया। जुनेर आपको दान देने की कोशिश नहीं कर रही थी। सबसे खराब स्थिति में आप बेहतर क्यू विधि मिलने पर उसे वापस कर सकते थे। हालांकि अब आप क्यू विधियों के निम्नतम स्तर का अभ्यास कर रहे हैं। क्या यह मुझे नाराज करने के लिए नहीं है? जुनेर की आंखें चौड़ी हो गई और उसने गुस्से में जियाओ यान को घूरा। उसकी लंबी पलकें नमी से चमक उठीं। मधुर स्वभाव वाली जुन एर को इस तरह से बोलने के लिए कहने में सक्षम होने के कारण यह कल्पना करना संभव है कि जुन एर जियाओ यान की हरकतों से कितनी हैरान और क्रोधित थी। जैसे ही उसकी नजर जुन एर पर पड़ी, जो जिद करते हुए अपने होंठ काट रही थी और उससे जवाब की उम्मीद कर रही थी, जियाओ यान ने असहाय होकर अपना सिर हिला दिया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और धीमी आवाज में जवाब दिया, हम 10 साल से साथ रह रहे हैं। क्या तुम अभी भी मुझे नहीं समझती हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं ऐसा व्यक्ति होऊंगा जो उच्च स्तर की क्यूई विधि को छोड़ देगा और इसके बजाय एक मूर्ख की तरह निम्नतम स्तर की क्यूई विधियों का अभ्यास करेगा? लेकिन तुम्हारी विधि निस्संदेह निम्न हुआंग स्तर की है, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। जुन एर ने जियो यान का जवाब सुनने के बाद हठपूर्वक जोर दिया, हालांकि उसके चेहरे पर गुस्सा पहले से ही थोड़ा कम हो गया था। किसी किताब को उसके कवर से नहीं आंका जा सकता है। वर्तमान में मेरे लिए आपको इसके कारण के बारे में विस्तार से बताना सुविधाजनक नहीं है, लेकिन भविष्य में किसी दिन आप समझ जाएंगे। वर्तमान में निश्चित रूप से अपनी भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दे रहा है। जियो यान ने मुस्कुराते हुए कहा। सच में? जियो यान के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर जुनेर ने कुछ देर तक चुप्पी साधे रखी और फिर एक बार फिर झिझकते हुए पूछा, हाँ, ये सच है, बेशक ये सच है। जियो यान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। इस डर से कि वो इस मुद्दे के बारे में पूछना जारी रखेगी, उसने जल्दी से विषय बदल दिया और पूछा, क्या हाल ही में कबीले में कुछ हुआ है? बुजुर्गों के चेहरे पर ऐसे असहज भाव कैसे थे? हाँ, हाल ही में जिया लाइक कबीले ने भगवान जाने कहां से एक प्रथम श्रेणी के कीमियागर को आमंत्रित करने में कामयाबी हासिल की। वर्तमान में उनके बाजार में रिटर्न ऑफ स्प्रिंग पाउडर नामक एक नया उपाय है। ये उपाय सस्ता होने के साथ साथ प्रभावी भी है, जिससे इसे वो टैन शहर के भाड़े के सैनिकों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है।
जुनेर ने सिर हिलाया और अपनी भौहें सिकोड़ते हुए समझाया, रिटर्न ऑफ स्प्रिंग पाउडर के प्रभाव के कारण जियाओ कबीले के बाजार में ट्रैफिक लगभग आधा हो गया है और इस नुकसान के कारण बाजार के व्यापारी जियालाई कबीले के बाजार में स्थानांतरित हो गए हैं। हालांकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन जियाओ कबीले को पहले ही आर्थिक रूप से काफी नुकसान हो चुका है, जिससे अंकल जियाओ को इस घटना की चिंता हो रही है। ये सुनकर जियाओ यान ने समझ में अपना सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि तीनों बुजुर्गों के चेहरे पर ऐसे उदास भाव थे। जियाओ यान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और अपनी नाक रगड़ते हुए अपने दिल में व्यंग्य करते हुए कहा, सिर्फ एक प्रथम श्रेणी का कीमियागर, क्या जियालाई कबीला वाकई सोचता है कि वो कुछ है? जियाओ यान ने कबीले से चुपके से बाहर निकलने से पहले जुन एर से अलग होने का बहाना ढूंढ लिया। सोचने के लिए जल्दी से रुककर उसने जियालाई कबीले के स्वामित्व वाले निकटतम छोटे बाजार में जाने का फैसला किया। हालांकि वो बुजुर्गों की परेशानियों को कम करने में मदद करने में दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि अपनी क्षमताओं के अनुसार वो अपने पिता की कुछ मदद कर सकता है। मदद करने के लिए उसे ये जानना होगा कि कहां से शुरू करना है। इसलिए जियाओ यान को पहले जियालाई कबीले के बाजारों की जांच करने की जरूरत थी। जियालाई कबीले के स्वामित्व वाला ये छोटा बाजार कुछ हद तक दूर दराज के इलाके में स्थित था और इसलिए आमतौर पर यहां कम भीड़ होती थी। हालांकि जब जियाओ यान बाजार में गया तो वो भीड़ भाड़ वाली सड़कों और भीड़ के शोरगुल से अभिभूत हो गया। चौड़ी सड़क पर लोग इधर उधर भाग रहे थे। कुछ नंगे हथियार और हटे-कटे आदमी भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए चिल्ला रहे थे। इन लोगों से निकलने वाली खून की हल्की गंध से शायद वे खून के प्यासे भाड़े के सैनिक थे। मौत के लगातार संपर्क में रहने के कारण उन्हें मरहम पट्टी से बहुत प्यार था। आखिरकार जब खतरनाक इलाकों में गहराई से घुसना हो तो एक छोटा सा मरहम साथी की जान वापस खरीदने के लिए सही कीमत हो सकता है। बाजार के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर जियाओ यान ने देखा कि कुछ भाड़े के सैनिक छोटे छोटे लकड़ी के बक्से लेकर भीड़ से बाहर निकल रहे थे और खुशी खुशी बाजार से बाहर निकल रहे थे। उन बक्सों में रिटर्न ऑफ स्प्रिंग पाउडर होना चाहिए ना? चुपचाप ये पंक्ति फुसफुसाते हुए जियाओ यान भी सड़क पर आ गया और भीड़ में घुसने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। रिटर्न ऑफ स्प्रिंग पाउडर बेचने वाले एक स्टॉल पर उसने एक बक्सा खरीदने के लिए 100 सोने के सिक्के खर्च कर दिए। बर्तन को थामे हुए और एक बार फिर बड़ी मुश्किल से भीड़ से बाहर निकलते हुए जियाओ यान ने आखिरकार राहत की सांस ली। दवा विक्रेताओं के गर्व और अधीर चेहरों को याद करते हुए वो अपने दिल में कड़वाहट से उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। वे कुत्ते जो दूसरों को धमकाने के लिए अपने पद का इस्तेमाल करते हैं। जब वो केस लेकर बाजार से बाहर निकला तो जियाओ यान ने केस का ढक्कन उठाया। उसके अंदर कच्ची सामग्री से बनी 10 छोटी बोतलें थी, जो शायद जेड पत्थर की सबसे निचली श्रेणी की थी। इस तरह की सामग्री से दवा की प्रभावशीलता को बनाए रखना असंभव होगा। बोतल खोली तो उसमें हल्का हरा तरल पदार्थ पाया गया, जिससे दवा की बहुत ही कम गंध आ रही थी। गुरुजी, क्या इसे दवा भी कहा जा सकता है? पतला दवा देखकर जियाओ यान कुछ आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपने दिल में पूछा, हां, इसे कुछ उपचारात्मक प्रभावों के साथ सबसे निचली श्रेणी की उपचारात्मक दवा माना जा सकता है। इस तरह की सरल उपचारात्मक दवा बनाना मुश्किल नहीं है और इसकी आमियत के कारण इसे केवल सस्ते दामों पर बेचा जा सकता है। यही कारण है कि केवल कुछ प्रथम श्रेणी के कीमियागर ही इसे बनाने की जहमत उठाते हैं। ये वास्तव में बहुत सस्ता है। 10 बोतलों के लिए 100 सोना प्रति बोतल 10 सोना है। एक कीमियागर के लिए ये वास्तव में शर्मनाक है। अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए जियाओ यान ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के साथ पूछा, गुरु, क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जो इससे कुछ बेहतर हो? बहुत कुछ है, लेकिन वे औषधियां बहुत कम स्तर की हैं, इसलिए मैं उन्हें शायद ही कभी बनाता हूं। याओ लाओ ने फिर से बोलने से पहले कुछ देर रुककर कहा, क्या आप उन्हें जियाओ कबीले के लिए बनाना चाहते हैं
ये अच्छी बात है क्योंकि आप पहले से ही एक डूजे हैं। अब कुछ दवा को परिष्कृत करने में अपना हाथ आजमाने का समय है। ओ, मुझे परिष्कृत करना है? याओ लाओ के शब्दों पर जियाओ यान थोड़ा हैरान था। क्या यह हो सकता है कि आप अभी भी मुझसे इस तरह की चीजों को व्यक्तिगत रूप से संभालने की उम्मीद करते हैं? याओ लाओ ने अपने निर्देशों के साथ आगे बढ़ने से पहले नाखुश होकर जवाब दिया। सबसे पहले कुछ बेहतर गुणवत्ता वाली दवा की कड़ाही खोजने के लिए नीलामी घर जाएं। उसके बाद आपको बुनियादी दवा सामग्री का एक बड़ा बैच खरीदना होगा। शुरुआती चरणों में एक नया कीमियागर अनुभव प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर गोली का उत्पादन करने पर निर्भर करता है। जियाओ यान ने अपने चेहरे पर उत्सुकता भरे भाव के साथ अपने होंठ चाटे। केस को सड़क के किनारे एक खाई में फेंकते हुए वो प्राइमर नीलामी घर के स्थान की ओर तेजी से भागा। नीलामी घर में पहुंचने से ठीक पहले जियाओ यान ने एक बार फिर से एक छिपे हुए कोने में काला लबादा पहना और फिर धीरे धीरे नीलामी घर की ओर बढ़ा। प्राइमर नीलामी घर के सभी कर्मचारी पहले से ही जियाओ यान के भेष से परिचित थे, इसलिए जब उन्होंने दूर से एक काला लबादा पहने हुए व्यक्ति को धीरे धीरे आगे बढ़ते देखा तो उनमें से एक ने जल्दी से नीलामी घर में प्रवेश किया और या फी और गुनी को सूचित किया। अपने अधीनस्थों की घोषणा सुनकर याफी और गुनी ने एक साथ अपना वर्तमान काम छोड़ दिया और नीलामी घर के दरवाजे पर उपस्थित हुए और मुस्कुराते हुए जियाओ यान को अतिथि कक्ष में ले गए। मैं एक अच्छी गुणवत्ता वाली कड़ाही प्राप्त करने में आपकी मदद मांगने के लिए यहां आया हूं। काली पोशाक के नीचे से बूढ़ी आवाज सुनाई दी। फिर दोनों हाथों से उसने एक घूंट लेने के लिए चाय का प्याला अपने मुंह की ओर बढ़ाया। दूसरे पक्ष की स्थिति से अवगत याफी को उसके अनुरोध पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए उसने एक सेवारत लड़की को बुलाने का इशारा किया। याफी ने लड़की को विदा करने के लिए हाथ हिलाने से पहले उसे धीरे से कुछ निर्देश दिए। हाँ सर, आप बहुत ही सही समय पर आए हैं। आज सुबह ही नीलामी घर को आग की लपटों से परिष्कृत एक औषधि कड़ाही मिली है। इस कड़ाही को जियामा साम्राज्य के प्रसिद्ध लोहार मास्टर हे एर ने बनाया था। यह न केवल डू क्यूई लॉ को बढ़ाता है, बल्कि ये कुछ दुर्लभ धातुओं से भी बना है जो दवा को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करते हैं। इन दिनों जियामा साम्राज्य के कीमियागरों द्वारा इस तरह की औषधि कड़ाही की बहुत प्रशंसा की जाती है। याफी ने मुस्कुराते हुए समझाया। उसकी आंखें मंत्रमुग्ध कर रही थी। बूढ़ी आवाज में थोड़ी प्रसन्नता थी। फिर से पूछने से पहले थोड़ा हिचकिचाते हुए, मेरे लिए 500 डंठल वाले ब्लड क्लॉट ग्रास, 600 बोन ग्रोइंग फ्लावर, 500 पोपी फ्लावर, 500 लाइवली फ्रूट्स वाला 1 लो लेवल स्टोरेज रिंग्स भी तैयार करें। ये अनुरोध सुनकर गुनी की पलकें थोड़ी ऊपर उठ गई। यहां तक कि सबसे कम ग्रेड के स्टोरेज रिंग की कीमत लगभग 70 से 80 हजार है, और हालांकि बाद की दवा सामग्री इतनी दुर्लभ नहीं थी, लेकिन बड़ी मात्रा में आवश्यक होने का मतलब था कि इसे तैयार करने में 1 लाख सोने से कम नहीं लगेगा। अंत में अगर याफी द्वारा उल्लिखित मेडिकल कॉल्ड्रोन की नीलामी की जाती है तो इसकी कीमत लगभग 150,000 हो सकती है। इन सभी चीजों को जोड़कर 300,000 सोने के बिना इसे प्रबंधित करना मुश्किल होगा। याफी भी अनुरोध से हैरान थी। नीलामी घर का स्वामित्व केवल उसके पास नहीं था, और इसलिए उसे अधिकांश लाभ और लेन देन मुख्यालय को रिपोर्ट करना पड़ा। 300,000 मूल्य के फंड का निजी तौर पर इस्तेमाल करना असंभव नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से उसके वरिष्ठों द्वारा पता लगाया जाएगा। अपने लाल होठों को हल्के से काटते हुए और चौथे स्तर के कीमियागर द्वारा लाए जा सकने वाले लाभों को तौलने के लिए थोड़ा समय लेते हुए याफी ने एक सहज मुस्कान दी और कहा, बूढ़े साहब, 1 घंटे में सब कुछ तैयार हो जाएगा। हाँ, अच्छा। याफी के सामने पहली बार याओ लाओ के सामान्य रूप से उदासीन स्वर को प्रसन्नता भरी हंसी ने बदल दिया। एक सुंदर हाथ काले गाउन के नीचे से एक नीला जेड कार्ड निकालने
और उसे मेज पर रखने के लिए उभरा। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं है कि यह पैसा खरीदारी के लिए पर्याप्त है, लेकिन आप क्यूई गैदरिंग पिल सामग्री का एक और सेट जोड़ सकते हैं। जो कहा गया था। उसे सुनकर गुनी का रंग थोड़ा बदल गया। क्यूई गैदरिंग पिल के लिए सामग्री का एक और सेट? क्या यह 50,000 और सोना नहीं होगा? गुलाबी होंठ थोड़े खुले हुए थे। या फी भी थोड़ी नाराज थी। हालांकि दूसरी पार्टी चौथी श्रेणी की कीमियागर थी, लेकिन यह बहुत ज्यादा था। हालांकि वो नाराज थी, याफी ने इन भावनाओं को अपने दिल में ही रखा और अपने प्यारे चेहरे पर पूरी तरह से मुस्कुराहट के भाव को दर्शाकर उसे जरा भी नहीं दिखाया। एक पल के लिए खुद के बारे में सोचते हुए वो अपने दिल में फूट फूट कर हंसी, खुद को याद दिलाते हुए कि कभी कभी बड़े भले के लिए बलिदान देना पड़ता है। उसके पास अपनी सहमति का संकेत देते हुए आहें भरने और सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाँ, लगता है तुम दोनों ने गलत समझा है। यह सामग्री का सेट मेरे लिए नहीं है। मैं केवल तुम्हारे लिए क्यूई गैदरिंग पिल बनाकर मदद करने के बारे में सोच रही थी। तुम दोनों को सामग्री की कीमत चुकाने देना बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? बूढ़ी आवाज ने शांत भाव से हंसी। थोड़ा चकित लेकिन फिर भी प्यारा चेहरा जल्द ही अचानक खुशी से भर गया। या फी की बुद्धि इस अचानक लेकिन सुखद आश्चर्य से अस्थायी रूप से बिखर गई। कुछ समय बाद याफी ने आखिरकार अपने चेहरे पर आई लाली को दबा लिया और शांत हो गई। उसी तरह खुशगुनी से नजरें मिलाते हुए उसने कुछ हद तक घबराहट में नरम आवाज में जवाब दिया, तो मुझे आपको धन्यवाद देना होगा सर।